आई एम लेवलिंग अप टू क्विकली। अध्याय 261। जैन कबीले को एक सीक्रेट ऑर्डर देने के बाद जू वुवान 5 ट्रेजर्स पीक पर लौट आया और अकेले में मेडिटेशन करना और अलग अलग मंत्रों और अमर तकनीकों को मिलाना जारी रखा। उसी समय जू वानहाओ ने पहले ही तय कर लिया था कि जब वह प्रिमोडियल डाउ क्रिस्टल को लिमिट तक कल्टीवेट करेगा तो वह पॉलिशिंग और टेम्परिंग के जरिए गोल्डन कोर स्टेज में नहीं जाएगा। इसके बजाय वह क्रिस्टल को ऊपर उठाकर क्यूई बनाने के तरीके से गोल्डन कोर स्टेज में जाएगा। सो कॉल्ड पॉलिशिंग और टेम्परिंग नेचुरली प्रिमोडियल डाओ एसेंस क्रिस्टल को टेम्पर और पॉलिश कर रहा था जो अपनी लिमिट तक पहुंच गया था ताकि वह थोड़ा थोड़ा करके छोटा और ज़्यादा गाढ़ा हो जाए। नेचुरली ये और भी मजबूत होता गया। जब पॉलिशिंग और टेम्परिंग एक खास लेवल पर पहुंच जाती तो असली एसेंस क्रिस्टल एक गोल्डन कोर में बदल जाता। हालांकि इस तरीके में बहुत समय लगता था लेकिन ये सेफ था और असल में ज़्यादा खतरनाक नहीं होता था। इस तरीके से भले ही कोई गोल्डन कोर स्टेज में न जा पाए फिर भी वे फॉल्स कोर स्टेज में जा सकते थे और कई 100 साल तक जी सकते थे। उनकी ताकत खराब नहीं थी। ओयांगमिंग और मियाओ रेनफा दोनों इस तरीके से गोल्डन कोर स्टेज में आगे बढ़े और गोल्डन कोर बन गए। ओयांगमिंग ने जू वयांग को भी ये तरीका बताया था। हालांकि जू वुवान ये तरीका चुनने के लिए तैयार नहीं थे। वह प्राइमोडियल डाओ एसेंस क्रिस्टल को कंप्रेस करके कोर क्यूई में बदलने के लिए क्यूई बनाने के लिए बढ़ते क्रिस्टल के तरीके का इस्तेमाल करना चाहते थे। फिर वह कोर क्यूई को कंडेंस करके गोल्डन कोर बनाएंगे। हालांकि इस तरीके से ऑरस कोर स्टेज में कदम रखना बहुत खतरनाक था और अगर कोई सावधान नहीं रहा तो असली एसेंस क्रिस्टल फट जाएंगे जिससे कल्टीवेटर राख हो जाएगा, लेकिन इसमें बहुत कम समय लगा। सबसे ज़रूरी बात यह थी कि इस तरह से गोल्डन कोर स्टेज में आगे बढ़कर वह निश्चित रूप से एक मजबूत और ज़्यादा कंडेंसर्ड गोल्डन कोर पा सकेंगे। एक बार जब वह गोल्डन कोर स्टेज में कदम रखता तो वह गोल्डन कोर का पहला ट्रांसफॉर्मेशन, गोल्डन कोर का दूसरा ट्रांसफॉर्मेशन या गोल्डन कोर का तीसरा ट्रांसफॉर्मेशन भी हासिल कर पाता। सो कॉल्ड गोल्डन कोर 1 to 9 ट्रांसफॉर्मेशन का इस्तेमाल कल्टीवेशन दायरे को बताने के लिए नहीं किया गया था। इसका इस्तेमाल ये बताने के लिए किया जाता था कि गोल्डन कोर कल्टीवेटर के शरीर में गोल्डन कोर को कितनी बार टेम्पर किया गया था। एक बार बाहर से अंदर की ओर टेम्पर करना गोल्डन कोर का पहला ट्रांसफॉर्मेशन था और बाहर से अंदर की ओर 2 बार टेम्पर करना गोल्डन कोर का दूसरा ट्रांसफॉर्मेशन था। और इसी तरह इसे बाहर से अंदर की ओर 9 बार रिफाइन करने से 9 ट्रांसफॉर्मेशन गोल्डन पिल बनती थी। 9 ट्रांसफॉर्मेशन गोल्डन कोर में एक शक्तिशाली और शुद्ध पिल एनर्जी होती थी जो उसी लेवल के कल्टीवेटर से कई गुना या दर्जनों गुना ज़्यादा शक्तिशाली होती थी। एक ऑरस कोर स्टेज कल्टीवेटर जिसे टैम्पर नहीं किया गया था ऐसे कल्टीवेटर के सामने मिट्टी के मुर्गे या मिट्टी के कुत्ते से अलग नहीं था। एक बार जब कोई कल्टीवेटर गोल्डन कोर स्टेज के शुरुआती स्टेज में होता है तो वे अपने गोल्डन कोर को 3 बार रिफाइन कर सकते हैं, गोल्डन कोर स्टेज के बीच के स्टेज में 3 बार और गोल्डन कोर स्टेज के आखिरी स्टेज में 3 बार। 3 राउंड के बाद वह आखिरकार 9 ट्रांसफॉर्मेशन गोल्डन पिल बना पाएगा। इसके अलावा जिन दिन के जितने ज़्यादा चक्कर होंगे युवानेंग स्टेज तक आगे बढ़ने की संभावना उतनी ही ज़्यादा होगी। पहले 3 चक्कर युवानेंग स्टेज तक आगे बढ़ने की संभावना को 0.5% बढ़ा सकते हैं, बीच के 3 चक्कर युवानेंग स्टेज तक आगे बढ़ने की संभावना को 10% बढ़ा सकते हैं और आखिरी 3 चक्कर युवानेंग स्टेज तक आगे बढ़ने की संभावना को 15% बढ़ा सकते हैं। 9 ट्रांसफॉर्मेशन का कॉम्बिनेशन 100% चांस वाला था। दूसरे शब्दों में जब तक कोई गोल्डन कोर 9 ट्रांसफॉर्मेशन हासिल कर सकता था वह निश्चित रूप से नेसेंट सोल स्टेज में कदम रख पाएगा और एक ऐसा नेसेंट सोल बना पाएगा जो पहले कभी नहीं हुआ और जिसमें कोई कमी ना हो। गोल्डन कोर के 9 ट्रांसफॉर्मेशन इतने चौंकाने वाले थे कि इसे कल्टीवेट करने में जो मुश्किल थी वह स्वाभाविक रूप से बहुत डरावनी थी। हर ट्रांसफॉर्मेशन की मुश्किल बहुत ज़्यादा थी जो आम कल्टीवेटर की सोच से कहीं ज़्यादा थी। उदाहरण के लिए ओयांगमिंग मिंगी एक शक्तिशाली सेक्ट के कल्टीवेटर थे। वह कुछ 100 साल पहले गोल्डन कोर स्टेज पर पहुंचे थे और वह 800 साल से ज़्यादा जी चुके थे। हालांकि उनका गोल्डन कोर सिर्फ पहले रिवॉल्यूशन पर था। वह दूसरा रिवॉल्यूशन हासिल करना चाहते थे लेकिन उनके पास ऐसा करने की ताकत नहीं थी। मियाओ रेनफा के पास रैंक 1 गोल्डन कोर भी नहीं था। एक बार जब जू वानवान असेंशन क्रिस्टल से क्यूई फॉर्मेशन के जरिए गोल्डन कोर स्टेज में एंटर कर पाता तो उसके मिडिल डेंटियन में गोल्डन कोर कम से कम पहले ट्रांसफॉर्मेशन तक पहुंच पाता। अगर वह दूसरे ट्रांसफॉर्मेशन तक पहुंच पाता, भले ही वह अभी गोल्डन कोर स्टेज में एंटर हुआ हो, तो वह शुरुआती स्टेज के 99% गोल्डन कोर परफेक्टेड कल्टीवेटर को हरा पाता और आम मिड स्टेज गोल्डन कोर कल्टीवेटर को भी हरा पाता। भले ही उसका सामना लेट स्टेज गोल्डन कोर रेल्म या उससे ऊपर के कल्टीवेटर से हो, जब तक दूसरे पार्टी के शरीर में गोल्डन कोर पहले ट्रांसफॉर्मेशन पर नहीं था, जू वुवान फिर भी आसानी से बच सकता था। अगर जू वानवान ऑरस कोर रेल्म के शुरुआती स्टेज में तीसरा ट्रांसफॉर्मेशन हासिल कर पाती तो उसकी कोर पावर की प्योरिटी एक आम लेट स्टेज ऑरस कोर कल्टीवेटर से कम नहीं होती।
उसके द्वारा डाले गए स्पेल और उसके कंट्रोल किए गए स्पिरिट वेपन की पावर भी लेट स्टेज और स्कोर कल्टिवेटर के बराबर होती। साफ साफ कहें तो गोल्डन कोर स्टेज ऊंचे लेवल के दुश्मनों को मारने का सबसे ज्यादा चांस वाला स्टेज था। ऊंचे कल्टीवेशन लेवल वाले कई गोल्डन कोर कल्टीवेटर एक या दो लेवल ऊंचे दुश्मनों को मार सकते थे। इसके अलावा गोल्डन कोर रिवॉल्यूशन की संख्या जितनी ज्यादा होगी, कल्टीवेटर की नींव उतनी ही मजबूत होगी और भविष्य में फायदे उतने ही ज्यादा होंगे। जू वयांग डाओ ओरिजिन क्रिस्टल को थोड़ा थोड़ा करके पॉलिश करने में दशकों नहीं लगाना चाहता था। इसमें बहुत ज्यादा समय लगता, इसलिए उसके लिए क्रिस्टल को क्यूई में आगे बढ़ाना जरूरी था। सबसे जरूरी बात, जू वुवान के पास अपने शरीर की सुरक्षा के लिए स्पेशल एनकाउंटर सिस्टम और ब्रेकर थ्रू स्टोन था। उसकी स्पिरिचुअल समझ भी दूसरे फाल्स कोर कल्टीवेटर से कई गुना ज्यादा मजबूत थी। ऐसे हालात में उसके क्रिस्टल फॉर्म से क्यूई फॉर्म तक पहुंचने की संभावना बहुत ज्यादा थी। बेशक अगर प्रोसेस बहुत मुश्किल या खतरनाक होता तो जू वयांग पीछे हट सकता था। भले ही क्रिस्टल को ची में ऊपर उठाने के फायदे उसे बहुत फायदे पहुंचा सकते थे, लेकिन अगर मौत की दर बहुत ज्यादा होती तो जू वयांग पक्का इसे नहीं चुनता। जब किसी की जान चली जाती थी तो उन फायदों का कोई फायदा नहीं होता था। हालांकि दाओ चू जेड बुक के बीच में क्रिस्टल को ची में ऊपर उठाने का एक तरीका था, लेकिन इससे कुछ सुधार तो हो ही सकते थे। कम से कम इसे जू वयांग के शरीर के लिए सही बनाने के लिए थोड़ा एडजस्ट करना पड़ता। इस तरह क्रिस्टल को ची में ऊपर उठाने के चांस ज्यादा होते। जहां तक क्रिस्टल को ची में ऊपर उठाने के तरीके को बेहतर बनाने की बात है, हालांकि जू वुवान पवित्र पैदा हुआ था और उसकी समझ का लेवल बहुत ऊंचा था, फिर भी वह दुनिया की नंबर 1 अमर किताब के सामने बेबस था। जब तक वह इसे पढ़ने और समझने के लिए सैकड़ों साल बिताने को तैयार नहीं होता, जू वुवान इसे कम समय में नहीं कर सकता था। यह अमर तकनीक साधना की दुनिया में नंबर 1 के तौर पर जानी जाती थी। यह असल में एकदम सही थी। ठीक इसी वजह से समझने और साधना की मुश्किल इतनी चौंकाने वाली थी कि आम अमर साधक कभी भी इस अमर तकनीक को नहीं चुनते। अगर स्पेशल एनकाउंटर सिस्टम और ब्रेकर थ्रू स्टोन की मदद न होती तो जू वयांग इस डाओ चू जेड बुक को कल्टीवेट नहीं कर पाता। 10 पॉइजन टेक्निक और 100 पॉइजन टेक्निक अच्छी नहीं थी। सुधार की स्पीड बहुत तेज थी और कल्टीवेट किया गया असली एसेंस भी बुरा नहीं था। अगर जू वानहाओ ने 10 पॉइजन टेक्निक और 100 पॉइजन टेक्निक को कल्टीवेट किया होता तो वह कुछ महीने पहले ही गोल्डन कोर दायरे में पहुंच गया होता और एक परफेक्ट बीइंग बन गया होता। अफसोस की बात है कि डाओ बिगिनिंग जेड बुक बहुत ज्यादा बोझ थी। खर्च किए गए रिसोर्स और पैसा 10 पॉइजन टेक्निक से दर्जनों गुना ज्यादा थे, जिससे जू वुवान की कल्टीवेटिंग स्पीड बढ़ नहीं पाए। हालांकि डाओ बिगिनिंग की जेड बुक ने जू वयांग को कल्टीवेटिंग की दुनिया में सबसे मजबूत कल्टीवेटिंग फाउंडेशन बनाने में मदद की थी। साफ साफ कहें तो इतनी बड़ी कल्टीवेशन की दुनिया में शायद ही कोई दूसरा अमर कल्टीवेटर था जो कल्टीवेशन फाउंडेशन के मामले में जू वयांग का मुकाबला कर सके। इसी वजह से जू वयांग फाउंडेशन एस्टेब्लिशमेंट दायरे में गोल्डन कोर कल्टीवेटर से लड़ सका और शुरुआती स्टेज के आम गोल्डन कोर कल्टीवेटर को आसानी से मार सका। यहां तक कि शुरुआती ऑरस कोर स्टेज का एक्सपर्ट मियाओ रेनफा भी जू वुवान के अचानक हुए चुपके से हमले से बच नहीं सका और एक ही बार में मारा गया। जू वानहाओ को उम्मीद नहीं थी कि उसने डाओ बिगिनिंग जेड बुक के बीच में राइजिंग क्रिस्टल को क्यूई टेक्निक में एडजस्ट करने से पहले ही होली आइस टेक्निक का 9वां लेवल समझ लिया था। जैसे ही होली आइस टेक्निक के 9वें लेवल का कल्टीवेशन तरीका उसके दिमाग में आया, जू वुवान तुरंत नशे में आ गया और उसे घुमाने लगा। जैसे ही होली आइस टेक्निक का 9वां लेवल सर्कुलेट हुआ, जू वुवान के निवान पैलेस में स्पिरिचुअल एनर्जी बहुत तेजी से बढ़ने लगी। 360 मीटर, 380 मीटर, 400 मीटर, 500 मीटर, 600 मीटर का रेडियस, 800 मीटर, 1000 मीटर का रेडियस, पूरी तरह से 1600 मीटर के रेडियस तक। थोड़े ही समय में जू वुयान का स्पिरिचुअल सेंस 4 गुना से ज्यादा बढ़ गया था और उसका होली आइस स्पेल 9वें लेवल के परफेक्शन तक पहुंच गया था। आखिरकार इस लेवल को जू वुवान ने समझ लिया था और मिला दिया था, इसलिए ये सीधे परफेक्शन दायरे में पहुंच गया। जाहिर है इससे जू वुवान को बहुत फायदा हुआ। जब जू वानवान ने होली आइस टेक्निक का 9वां लेवल इस्तेमाल किया तो उसके स्पिरिचुअल सेंस की स्पीड और भी तेजी से बढ़ गई। बेशक उसके स्पिरिचुअल सेंस की प्योरिटी भी लगभग दोगुनी हो गई थी। इस वजह से जू वुयान की स्पिरिचुअल सेंस पावर पहले के मुकाबले कई गुना बढ़ गई थी। नॉर्मल हालात में एक परफेक्ट गोल्डन कोर कल्टीवेटर का स्पिरिचुअल सेंस सिर्फ 4000 मीटर के रेडियस में होता है, लेकिन जू वुवान का स्पिरिचुअल सेंस गोल्डन कोर स्टेज में कदम रखने से पहले ही 2600 मीटर तक पहुंच गया था। ये कई लेट स्टेज गोल्डन कोर कल्टीवेटर के बराबर था। अगर कुछ अनएक्सपेक्टेड नहीं हुआ तो इतना पावरफुल स्पिरिचुअल सेंस उसे क्रिस्टल फॉर्मेशन स्टेज तक सक्सेसफुली पहुंचने और गोल्डन कोर स्टेज में कदम रखने में मदद कर सकता है। इससे पहले जू वानहाओ ने अपनी स्पिरिचुअल समझ को थोड़ा और बेहतर करने के बारे में सोचा था ताकि उसे गोल्डन कोर दायरे में जाने का बेहतर मौका मिल सके।
उसे उम्मीद नहीं थी कि उसकी स्पिरिचुअल समझ इतनी जल्दी इतनी बढ़ जाएगी, खासकर होली आइस टेक्निक के 9वें लेवल की पावर के साथ। हालांकि यह थोड़ा अनएक्सपेक्टेड लग रहा था, लेकिन यह असल में सही था। जू वुवान ने पिछली एपिफेनी के दौरान होली आइस टेक्निक के 9वें लेवल को लगभग समझ लिया था, इसलिए उसके लिए इसे इतनी जल्दी समझ पाना नेचुरल माना जा रहा था। अब जब उसकी स्पिरिचुअल समझ बेहतर हो गई थी, तो जू वयांग ब्रेकर थ्रू स्टोन्स कमाने और डाओ बिगिनिंग ओरिजिन क्रिस्टल्स को फॉल्स कोर दायरे की लिमिट तक बढ़ाने के लिए पूरी कोशिश कर सकता था। फिर वह क्रिस्टल्स को क्यूई में आगे बढ़ा सकता था और गोल्डन कोर दायरे में कदम रख सकता था। हालांकि जू वानवान ने पहले ही 100 पॉइजन सेक्ट का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल कर लिया था। उन्होंने असल में जितने ब्रेकर थ्रू स्टोन्स कमाने चाहिए थे उनमें से ज़्यादातर कमा लिए थे। बाकी को बनने में अभी कुछ समय लगेगा। ऐसे में क्या उन्हें अपनी आंखें खोलकर ऊपर और दूर देखने का समय आ गया है। दुनिया बहुत बड़ी थी और आसपास बहुत सारे कल्टीवेशन सेक्ट थे। ये सभी ब्रेकर थ्रू स्टोन थे। एक गू पॉइजन सेक्ट उसके लिए बहुत सारे ब्रेकर थ्रू स्टोन ला सकता था। अगर वह गू पॉइजन सेक्ट जैसे कुछ और इमोर्टल सेक्ट लूट लेता तो वह निश्चित रूप से जू वयांग के लिए अद्भुत फायदे पा सकता था। इन कल्टीवेशन सेक्ट को अकेला छोड़ दिया गया था, उनका इस्तेमाल करना बेहतर था। जू वयांग हंसा और हेवनली आई टेक्निक कल्टीवेट करने लगा। यह एक हाई लेवल स्पेल था जो एक कल्टीवेटर के जानलेवा ऑरा और ताकत को देख सकता था। यह हेवनली विशन और अर्थली हियरिंग स्पेल को पूरा करता था। भविष्य में इसे हेवनली विशन और अर्थली हियरिंग स्पेल के साथ मिलाकर एक मजबूत स्पेल पाया जा सकता था। हालांकि उससे पहले उसे इसे अगले लेवल तक बढ़ाना था ताकि वह दूसरों के जानलेवा ऑरा को देख सके। हालांकि उसने पहले ही आसपास के अमर साधना करने वाले ग्रुप पर हमला करने का फैसला कर लिया था, लेकिन जू वयांग कोई खून का प्यासा कसाई नहीं था। इसलिए वह एक खास लेवल तक हेवनली आई टेक्निक की साधना करने के लिए तैयार था ताकि वह दूसरे लोगों के शरीर पर बुरे ऑरा को देख सके और फिर बुरे ऑरा की मोटाई के हिसाब से तय कर सके कि उनके साथ कितना करना है। जिनका खूनी ऑरा ज़्यादा मजबूत था, उनका मतलब था कि उन्होंने ज़्यादा बेगुनाह लोगों को मारा था, इसलिए उन्हें जाहिर तौर पर कड़ी सज़ा मिलनी थी। जिनका खूनी ऑरा कमज़ोर था, उन्हें जाहिर तौर पर थोड़ी सज़ा मिलनी थी। जिनके पास बुरा ऑरा नहीं था, जू वयांग ज़्यादा से ज़्यादा उनके साथ मजाक करेगा और उनकी जान नहीं लेगा। इसलिए दूसरे लोग जू वुआन को बहादुर छोटा लैंगजुन कह सकते थे। नहीं, इसे बहादुर छोटा अमर कहना चाहिए। जू वुआन का मानना था कि उसने जो किया है उससे आसपास की इमोर्टल कल्टीवेशन दुनिया में ज़रूर रोशनी की एक साफ धारा आ पाएगी। वह उन्हें बताएगा कि अच्छाई और बुराई का इनाम मिलने का क्या मतलब है। हालांकि ये निकनेम थोड़ा अजीब लग रहा था। उसे गुस्सैल तलवारबाज कहना बेहतर था। यह अच्छा और रौबदार लग रहा था। ब्रेकर थ्रू स्टोन की मदद से जू वयांग को हेवनली आई टेक्निक को बड़ी सफलता के दायरे तक ले जाने में सिर्फ 1 घंटे से ज़्यादा लगा। वह गोल्डन कोर स्टेज में एक दाओइस्ट मास्टर के शरीर पर जानलेवा ऑरा के आर पार भी देख सकता था। ये सब करने के बाद जू वुआन ने अकेलेपन का बहाना बनाकर 100 पॉइजन सेक्ट के किसी भी व्यक्ति को उसे परेशान न करने के लिए कहा। तभी वह चुपचाप 100 पॉइजन सेक्ट से बाहर निकला और व्हाइट क्रेन रेस्टोरेंट की ओर भागा, जो 100 पॉइजन सेक्ट के काफ़ी पास था। व्हाइट क्रेन बिल्डिंग की पावर अभी भी गो पॉइजन सेक्ट की तुलना में थोड़ी कमज़ोर थी, इसलिए ये स्वाभाविक रूप से 100 पॉइजन सेक्ट का मुकाबला नहीं कर सकती थी। हालांकि क्योंकि व्हाइट क्रेन बिल्डिंग के यूनिक हाई लेवल स्पेल व्हाइट क्रेन अट्रैक्शन की स्पीड कमाल की थी, जो गो पॉइजन सेक्ट और 100 पॉइजन सेक्ट के हाई लेवल स्पेल से कहीं बेहतर थी। इसकी भागने की स्पीड कमाल की थी, इसलिए गो पॉइजन सेक्ट और 100 पॉइजन सेक्ट शायद ही कभी इससे निपट पाते थे। व्हाइट क्रेन पवेलियन को एक नेक कल्टीवेशन सेक्ट माना जाता था, लेकिन गो पॉइजन सेक्ट और 100 पॉइजन सेक्ट के साथ इसके अच्छे रिश्ते थे। हालांकि 2 बुरे सेक्ट 100 पॉइजन सेक्ट और गो पॉइजन सेक्ट एक दूसरे से जमकर लड़ रहे थे, जिससे नेक अमर सेक्ट व्हाइट क्रेन पवेलियन हैरान रह गया। ये सच में चौंकाने वाला था। लाखों मील के दायरे में 100 पॉइजन सेक्ट का एकमात्र जानलेवा दुश्मन गो पॉइजन सेक्ट था। व्हाइट क्रेन पवेलियन के साथ उनका रिश्ता ठीक ठाक था और टाइगर इमोर्टल सेक्ट के साथ भी उनकी कुछ दुश्मनी थी, लेकिन ये गहरी नहीं थी। ये गो पॉइजन सेक्ट के साथ उनकी गंदगी से बहुत दूर थी। जहां तक दूसरे इमोर्टल कल्टीवेशन सेक्ट की बात है, वे थोड़े और दूर थे। वे 100 पॉइजन सेक्ट से और भी दूर थे, लेकिन उनकी ज़्यादा दुश्मनी नहीं थी। इस जगह को सदर्न वेस्टलैंड का एक दूर का इलाका माना जाता था। जैसा कि नाम से पता चलता है, सदर्न वेस्टलैंड पहले से ही बहुत वीरान था। हालांकि ये जगह सदर्न वेस्टलैंड की सबसे वीरान जगह थी। इसे वीरानों में भी वीरान कहा जा सकता था, शायद इसलिए कि यह बहुत वीरान था। हर कोई टाइट बजट में जी रहा था और ज़्यादा देर तक लड़ने का जोखिम नहीं उठा सकता था। इसलिए अलग अलग सेक्ट काफ़ी शांत थे। गो पॉइजन सेक्ट और 100 पॉइजन सेक्ट लगभग 2000 साल से लड़ रहे थे। पहले उन्होंने सिर्फ दर्जनों फाउंडेशन एस्टेब्लिशमेंट कल्टीवेटर भेजे थे।
आखिर में जू वयांग के आने की वजह से दो बड़े अमर कल्टीवेटर पूरी तरह से मौत तक लड़े और एक ऐसा युद्ध शुरू कर दिया जो पहले कभी नहीं हुआ। इस लड़ाई को पिछले 1000 सालों में इस वीरान जमीन पर सबसे बड़ी लड़ाई कहा जा सकता है। जू वयांग इसी वजह से हजारों मील तक मशहूर हो गया और नई पीढ़ी का उभरता हुआ पॉइजन किंग बन गया। इस समय यह नया प्रमोटेड पॉइजन किंग चुपचाप व्हाइट क्रेन माउंटेन में घुस गया था, जहां व्हाइट क्रेन पवेलियन का हेडक्वार्टर था। यहां बने प्रोटेक्टिव एरे फॉर्मेशन ने जू वयांग को सिर्फ कुछ घंटों के लिए रोका था, इससे पहले कि जू वयांग ने उसे सफलतापूर्वक तोड़ दिया। अगले कुछ दिनों तक जू वुवान ने व्हाइट क्रेन पवेलियन के एक आम पेट्रोलिंग शिष्य का भेष बदला। उसने पूरे व्हाइट क्रेन माउंटेन पर पेट्रोलिंग की और ज़रूरी जगहों की सभी प्रोटेक्टिव बनावटों की जांच की ताकि अंदर घुसने का रास्ता मिल सके। एक बार जब वे एक्टिवेट हो जाते तो वे पूरे लोड के साथ वापस आ पाते और भविष्य में एक बेहतर ग्रुप में शामिल होने के लिए ताकत और रिसोर्स जमा कर पाते। इस समय के दौरान जब वह बंद दरवाजों के पीछे सौ जहर संप्रदाय में कड़ी मेहनत से पढ़ाई कर रहा था, जू वुवान ने गु जहर संप्रदाय से अलग अलग एरे बनाने की मैनुअल को भी समझा और मिलाया था। इस समय उसकी एरे बनाने की साधना मिडिल रैंक लोअर रैंक स्पिरिचुअल एरे मास्टर बनने से सिर्फ आधा कदम दूर थी। सीधे शब्दों में कहें तो जू वुयान की एरे बनाने की साधना पहले से ही ज्यादातर आम मिडिल ग्रेड लो ग्रेड स्पिरिचुअल एरे मास्टर से कम नहीं थी। आखिरकार जू वानहाओ ने सभी पहलुओं सहित कई एरे बनाने की मैनुअल को समझा और उनमें महारत हासिल की थी। लगभग कोई कमी नहीं थी। अपनी अद्भुत समझ के साथ वह अक्सर एक उदाहरण से दूसरी चीज़ों का अंदाज़ा लगा सकता था। इसलिए भले ही जू वुयान ने सिर्फ कुछ लो लेवल एरे बनाने की मैनुअल की साधना की थी, वह पहले से ही अपने गुरु से आगे निकलने में सक्षम थी। अगर जू वुयान को काफ़ी समय दिया जाता तो वह एक लो लेवल स्पिरिचुअल एरे मास्टर और एक इंटरमीडिएट लेवल स्पिरिचुअल एरे मास्टर के बीच की रुकावट को भी तोड़ सकती थी और एक इंटरमीडिएट लेवल स्पिरिचुअल एरे मास्टर तक आगे बढ़ सकती थी। इस तरह की एरे फॉर्मेशन कल्टीवेशन के साथ जू वुवान के लिए व्हाइट क्रेन रेस्टोरेंट में घुसना बहुत आसान था। सभी ज़रूरी जगहों पर एरे फॉर्मेशन को एक्टिवेट करने का तरीका सीखने में उसे बस कुछ ही दिन लगे। इस तरह एक हल्की अंधेरी रात में जू वयांग एक चाल चलने के लिए तैयार था। व्हाइट क्रेन रेस्टोरेंट में लगभग 300 फाउंडेशन एस्टेब्लिशमेंट कल्टीवेटर थे। जू वुयान एक परफेक्टेड फाउंडेशन एस्टेब्लिशमेंट कल्टीवेटर के घर में घुसने वाला पहला व्यक्ति था। जू वुयान ऊपर से नीचे तक परेशानी खड़ी करने के लिए तैयार था। आखिरकार ये ताकतवर कल्टीवेटर उसे ज़्यादा फायदा पहुंचा सकते थे। कुछ ही सांसों में जू वयांग इस अनजान परफेक्टेड फाउंडेशन एस्टेब्लिशमेंट कल्टीवेटर के घर में घुस गया था। उसने हेवनली आई टेक्निक एक्टिवेट की और पाया कि उसका शरीर एक घने खतरनाक ऑरा से घिरा हुआ था। उसने कम से कम सैकड़ों बेगुनाह लोगों की जान ली थी और वे सभी इंसान थे। यह एक बहुत बड़ा जुर्म था। जू वयांग ने बिल्कुल भी समय बर्बाद नहीं किया। उसने उसे एक मुक्के से बेहोश कर दिया, फिर उसका पैर, हाथ, डेंटियन और सिर तोड़ दिया। कई प्रोसेस के बाद उसने उससे सैकड़ों ब्रेकर थ्रू स्टोन कमाए। व्हाइट क्रेन बिल्डिंग के परफेक्ट फाउंडेशन एस्टेब्लिशमेंट एल्डर लियूपिंग के पैर काटने के लिए होस्ट को बधाई। जिंदगी में पहली बार आपको 60 ब्रेकर थ्रू स्टोन मिले हैं। व्हाइट क्रेन बिल्डिंग के परफेक्ट फाउंडेशन एस्टेब्लिशमेंट एल्डर लियूपिंग के हाथ काटने के लिए होस्ट को बधाई। जिंदगी में पहली बार आपको 80 ब्रेकर थ्रू स्टोन मिले हैं। व्हाइट क्रेन पवेलियन के परफेक्ट फाउंडेशन एस्टेब्लिशमेंट एल्डर को जिंदगी में पहली बार अपाहिज बनाने के लिए होस्ट को बधाई। आपको 200 ब्रेकर थ्रू स्टोन मिले हैं। व्हाइट क्रेन पवेलियन के परफेक्ट फाउंडेशन एस्टेब्लिशमेंट एल्डर लियूपिंग को जिंदगी में पहली बार मारने के लिए होस्ट को बधाई। आपको 300 ब्रेकर थ्रू स्टोन मिले हैं। कुल 4 बड़े सिस्टम नोटिफिकेशन थे। फीडबैक ये था कि जू वुवान का ईविल इरेडिकेशन सेट बुरा नहीं था और उसे बहुत सारे ब्रेकर थ्रू स्टोन दिला सकता था। जू वयांग अब लियूपिंग को देखकर मुंह नहीं बनाता था, अपने बाल चोटी में नहीं बांधता था या अपना सिर नहीं मुंडवाता था। इस तरह से ज्यादा ब्रेकर थ्रू स्टोन नहीं मिल सकते थे और यह समय की बर्बादी भी थी। जू वयांग के पास अब बर्बाद करने के लिए ज्यादा समय नहीं था। लियूपिंग के शरीर पर रखे खजाने को लूटने के बाद जू वुवान ने उसकी लाश छिपा दी और व्हाइट क्रेन पवेलियन के अगले सिद्ध फाउंडेशन एस्टेब्लिशमेंट एल्डर के घर की ओर चुपके से चला गया। जाने से पहले जू वयांग लियूपिंग के कमरे में एक स्केच छोड़ना नहीं भूला। उसके बगल में हॉट ब्लडड शब्द था, जिसका मतलब था हॉट ब्लडड शूरवीर आदमी, जो उसका सिंबल था। इस तरह जब हॉट ब्लडड तलवारबाज की रेप्यूटेशन बढ़ेगी तो जू वयांग भी काफ़ी ब्रेकर थ्रू स्टोन पा सकेगा। जल्द ही वे दूसरे सिद्ध फाउंडेशन एस्टेब्लिशमेंट साधक के घर पहुंच गए। हेवनली आई टेक्निक एक्टिवेट हो गई थी। इस आदमी के शरीर पर खतरनाक ऑरा भी काफ़ी घना था और वह मौत शब्द के लायक था। टूटे पैर, टूटे हाथ, अपाहिज डेंटियन, सिर कटा हुआ, एक और तय खाने के बाद जू वुवान बहुत सारे रिसोर्स और खजाने और सैकड़ों ब्रेकर थ्रू स्टोन लेकर चली गई। वह अगले परफेक्टेड फाउंडेशन एस्टेब्लिशमेंट कल्टीवेटर के घर की ओर चली गई। व्हाइट क्रेन पवेलियन का तीसरा परफेक्टेड फाउंडेशन एस्टेब्लिशमेंट एल्डर, टूटे पैर, टूटे हाथ, अपाहिज डेंटियन, सिर कटा हुआ।
व्हाइट क्रेन पवेलियन का चौथा परफेक्टेड फाउंडेशन एस्टेब्लिशमेंट एल्डर, टूटे पैर टूटे हाथ अपाहिज डांटियन, सिर कटा हुआ। व्हाइट क्रेन पवेलियन के साथ में परफेक्टेड फाउंडेशन एस्टेब्लिशमेंट एल्डर तक, टूटे पैर टूटे हाथ अपाहिज डांटियन, सिर कटा हुआ। जू वुवान पहले से ही थोड़ी सुन्न थी। व्हाइट क्रेन पवेलियन हजारों मील के दायरे में सबसे मशहूर व्हाइट दाओ इमोर्टल सेट था, लेकिन व्हाइट क्रेन पवेलियन के साथ सीधा फाउंडेशन एस्टेब्लिशमेंट एल्डर्स खून से सने हुए थे। जिसने भी सबसे कम लोगों को मारा था, उसके हाथों पर भी लगभग 100 बेगुनाह लोगों का खून लगा था। कोई सोच सकता है कि व्हाइट क्रेन पवेलियन के ये एल्डर्स कितने बेरहम थे। शायद व्हाइट क्रेन पवेलियन के इन साधकों की नज़र में आम इंसान सिर्फ चींटियां थे। उन्हें मारना कुछ भी नहीं था। इसके अलावा सीधा फाउंडेशन एस्टेब्लिशमेंट दायरे के 7 एल्डर्स लगभग 200 साल तक जिंदा रहे थे। उन्होंने सबसे ज़्यादा लगभग 1000 लोगों को मारा था और सबसे कम 100 से भी कम लोगों को। एवरेज तौर पर उन्होंने हर 2 साल में सिर्फ एक इंसान को मारा था। लेकिन क्या ये इंसानी जानें नहीं थीं? जू वियांग, जो मॉडर्न समाज से आई थी, उसके दिल में अब भी बराबरी का नज़रिया और वैल्यूज़ बची हुई थीं। वह सच में यह मान नहीं पा रही थी कि ये साधक आम इंसानों को चींटियों की तरह समझते हैं और जब चाहें उन्हें मार सकते हैं। व्हाइट डाओ के साधक पहले से ही ऐसे थे। कोई सोच सकता है कि डेविल डाओ और ईविल डाओ के साधक आम इंसानों के साथ कैसा बर्ताव करते होंगे। क्योंकि ऐसा था, इसलिए वह जू वियांग को जड़ों को ठीक से साफ करने और इस इलाके के अमर साधकों को इंसानों के साथ कैसा बर्ताव करना है, ये सिखाने देगा। 10,000 से ज़्यादा ब्रेकर थ्रू स्टोन्स के साथ जू वुवान व्हाइट क्रेन पवेलियन के लेट स्टेज फाउंडेशन एस्टेब्लिशमेंट साधकों की ओर बढ़ा। पहले लेट स्टेज फाउंडेशन एस्टेब्लिशमेंट साधक का खूनी ऑरा बहुत तेज था और उसने 300 से ज़्यादा बेगुनाह लोगों की जान ले ली थी। टूटे पैर टूटे हाथ अपाहिज डांटियन, सिर कटे। दूसरे लेट स्टेज फाउंडेशन एस्टेब्लिशमेंट साधक का खूनी ऑरा बहुत तेज था और उसने 100 से ज़्यादा बेगुनाह लोगों की जान ले ली थी। टूटे पैर टूटे हाथ अपाहिज डांटियन, सिर कटे। क्या व्हाइट दाओ के ये फाउंडेशन एस्टेब्लिशमेंट कल्टीवेटर इतने बेरहम थे? असल में कोई भी बेगुनाह लोग नहीं थे और उनके हर हाथ पर कई बेगुनाह लोगों के खून के दाग थे। जब 100 पॉइजन सेक्ट ने हेवनली आई टेक्निक का इस्तेमाल किया तो कम से कम आधे फाउंडेशन एस्टेब्लिशमेंट कल्टीवेटर पर कोई बुरा ऑरा नहीं था। उनकी तुलना में ये व्हाइट दाओ कल्टीवेटर थोड़े ज़्यादा थे। बेशक कई व्हाइट दाओ कल्टीवेटर ने बेगुनाह कल्टीवेटर को मारा होगा, लेकिन बेगुनाह कल्टीवेटर इंसानी जान नहीं थे। जू वुवान की राय में इंसानों और बेगुनाह कल्टीवेटर की जान की कीमत एक जैसी थी और उन्हें यूं ही नहीं मारना चाहिए। इसलिए जू वियांग सिर्फ मार सकता था। कुछ ही घंटों में जू वुवान के हाथों 250 से ज़्यादा व्हाइट क्रेन बिल्डिंग फाउंडेशन एस्टेब्लिशमेंट कल्टीवेटर मारे गए थे। ऐसा लग रहा था कि यह नंबर व्हाइट क्रेन बिल्डिंग के व्हाइट दाओ कल्टीवेटर्स का मजाक उड़ा रहा था। उनमें से एक भी नहीं बचा। व्हाइट क्रेन पवेलियन के 250 फाउंडेशन एस्टेब्लिशमेंट कल्टीवेटर में से कम 10 बेगुनाह लोगों की जान चली गई थी। एक जान के बदले एक जान, एक कर्ज के बदले एक कर्ज, 10 जाने तो दूर की बात है। जू वियांग उन्हें मौत के मुंह में कैसे नहीं भेज सकता था। सच कहूं तो जू वुवान को भी उम्मीद नहीं थी कि वह आज रात व्हाइट क्रेन पवेलियन में इतने सारे फाउंडेशन एस्टेब्लिशमेंट कल्टीवेटर को मार डालेगा। जू वुवान की राय में व्हाइट क्रेन पवेलियन आखिरकार एक व्हाइट दाओ इमोर्टल सेक्ट था। ये तो छोड़ ही दे कि वहां बहुत ज़्यादा नहीं थे, कम से कम आधे कल्टीवेटर तो बेगुनाह लोगों को नहीं मारेंगे। आखिरकार एक बुरे सेक्ट के तौर पर 100 पॉइजन सेक्ट के कल्टीवेटर का एक छोटा सा हिस्सा किसी भी हत्या में शामिल नहीं था। व्हाइट क्रेन पवेलियन आखिरकार एक व्हाइट सेक्ट था, इसलिए वह इतना बेरहम नहीं होगा। हालांकि सच्चाई ने जू वुवान के मुंह पर जोरदार तमाचा मारा था। इससे उसे समझ आया कि कभी कभी तथाकथित गोरे लोग बुरे लोगों से भी ज्यादा क्रूर होते हैं। जब सुबह होने वाली थी तो व्हाइट क्रेन माउंटेन पर व्हाइट क्रेन टावर के हेडक्वार्टर में मौजूद 283 फाउंडेशन एस्टेब्लिशमेंट कल्टीवेटर को जू वियांग ने मार डाला, जिससे जू वियांग को लगभग 50,000 ब्रेकर थ्रू स्टोन मिले। फिर जू वानहाओ चुपके से उस जगह पर गया जहां व्हाइट क्रेन बिल्डिंग का सुप्रीम एल्डर अकेला था और चुपचाप व्हाइट क्रेन बिल्डिंग के इकलौते शुरुआती गोल्डन कोर डाओइस्ट मास्टर के पास पहुंचा। लाइटलेस नीडल और ग्लेज्ड क्लियर इल्यूजन सेबर ने व्हाइट क्रेन बिल्डिंग के सुप्रीम एल्डर को तुरंत मार डाला, जो हैरान रह गया था। इस शुरुआती गोल्डन कोर परफेक्टेड बीन को यह भी नहीं पता था कि उसका दुश्मन कौन है, फिर भी उसे जू वियांग, एक फाल्स कोर कल्टीवेटर ने आसानी से मार डाला। कोई सोच सकता है कि जू वियांग अब कितना ताकतवर था। सच कहूं तो अगर यह कोई छिपकर किया गया हमला नहीं भी होता तो भी जू वुवांग व्हाइट क्रेन पवेलियन के इस ग्रैंड एल्डर को सीधे मार सकता था। व्हाइट क्रेन पवेलियन के ग्रैंड एल्डर की मौत का मतलब था कि इतने बड़े व्हाइट क्रेन पवेलियन में कोई भी कल्टीवेटर ऐसा नहीं था जो जू वुवांग के एक भी वार का सामना कर सके। उसने पूरा व्हाइट क्रेन पवेलियन अपने कब्जे में ले लिया था। जू वुवान मुस्कुराया और व्हाइट क्रेन पवेलियन के खजाने की तिजोरियों में खोजने लगा।
हालांकि सुबह हो चुकी थी और जू वुआन की अकड़ व्हाइट क्रेन पवेलियन के कल्टीवेटर को पता चल जाती, लेकिन इससे कोई फर्क नहीं पड़ता था। तुम कौन हो? तुम्हें क्या चाहिए? ये हमारे व्हाइट क्रेन रेस्टोरेंट का ज़रूरी गोदाम है। बिना इजाज़त के किसी को भी अंदर आने की इजाज़त नहीं है। दफ़ा हो जाओ। जल्दी से बड़ों को बताओ और उन्हें इस दिलेर पागल आदमी को पकड़ने दो। दुश्मन बहुत ताकतवर है, हम उनके मुकाबले में बिल्कुल नहीं हैं। चलो पहले पीछे हटते हैं और फाउंडेशन एस्टेब्लिशमेंट के सीनियर्स के आने का इंतज़ार करते हैं। जब कुछ कंडेंसेशन कल्टीवेटर्स ने उसका रास्ता रोका तो जू वयांग ने उन्हें देखने के लिए हेवनली आई टेक्निक का इस्तेमाल किया। उसने उन लोगों को मार डाला जिनका खूनी ऑरा मजबूत था और उन लोगों को सजा दी जिनका खूनी ऑरा कमज़ोर था। सिर्फ उन्हीं को बख्शा जाएगा जिनका खूनी ऑरा नहीं था। इस समय जू वयांग का चेहरा बदल गया। उसने एक मार्शल आर्टिस्ट का मास्क भी पहन लिया। वह जहां भी गया वहां से गुजरा और व्हाइट क्रेन रेस्टोरेंट में हर कीमती चीज़ लूट ली। सूत्र लाइब्रेरी स्वाभाविक रूप से जू वुआन की खोज का केंद्र थी। यहाँ तक कि व्हाइट क्रेन गाइड, जिस पर व्हाइट क्रेन टॉवर गो पॉइजन सेक्ट और 100 पॉइजन सेक्ट के खिलाफ लड़ने के लिए निर्भर था, उसे भी जू वुआन ने छीन लिया था। गलती करने के बाद ये निश्चित रूप से जू वुआन की भागने की क्षमता को बहुत बढ़ा देगा। छीनो, जलाओ। जू वुआन ने जिन भी जगहों को लूटा था, असल में उसने उनमें आग लगा दी थी। तेज लपटें धीरे धीरे पूरे व्हाइट क्रेन रेस्टोरेंट में फैल गईं, जिससे वह आग के समंदर में बदल गया। होस्ट को बधाई कि उसने अपनी जिंदगी में पहली बार व्हाइट क्रेन टावर का हेडक्वार्टर व्हाइट क्रेन माउंटेन जलाया। आपको 20,000 ब्रेकर थ्रू स्टोन्स मिले हैं। होस्ट को बधाई कि उसने अपनी जिंदगी में पहली बार व्हाइट क्रेन पवेलियन का हेडक्वार्टर व्हाइट क्रेन माउंटेन लूटा। आपको 30,000 ब्रेकर थ्रू स्टोन्स मिले हैं। इस एक्शन से जू वयांग को 50,000 से ज़्यादा ब्रेकर थ्रू स्टोन्स मिले। ब्रेकर थ्रू स्टोन्स की इस लहर को सोखने के बाद अगर कुछ अचानक नहीं हुआ तो जू वयांग के प्राइमोडियल डाओ एसेंस क्रिस्टल्स अपनी लिमिट तक पहुंच जाएंगे। इसके बाद वह एक ऊंचे दायरे में जा सकता था। दर्जनों घंटों के बाद जू वुआन, जिसके पास 100 से ज़्यादा स्टोरेज रिंग्स पूरी तरह से भरी हुई थीं, मुस्कुराया और व्हाइट क्रेन माउंटेन से चला गया। आग बुझने के बाद उसने पहाड़ को फिर से जलाने का प्लान बनाया। उसने पहाड़ में आग लगाकर और व्हाइट क्रेन माउंटेन को लूटकर बहुत सारे ब्रेकर थ्रू स्टोन्स हासिल किए थे। सिर्फ एक दिन और एक रात में जू वयांग ने व्हाइट क्रेन रेस्टोरेंट से 100,000 से ज़्यादा ब्रेकर थ्रू स्टोन्स कमा लिए थे। अब उन्हें ठीक से पचाने का समय था। व्हाइट क्रेन माउंटेन के पास एक छिपी और सुरक्षित जगह मिलने के बाद जू वुआन, जो पूरा लोड लेकर लौटा था, पालथी मारकर बैठ गया और उस ब्रेकर थ्रू स्टोन को सोख लिया जो लंबे समय से दबा हुआ था। प्रिमोडियल डाओ जेड बुक के सर्कुलेशन के बाद ये अजीब शक्तियां जो पेट्रिफिकेशन को तोड़कर बीच के डेंटियन में मिल गईं और प्रिमोडियल डाओ एसेंस क्रिस्टल का हिस्सा बन गईं। जल्द ही डाओ बिगिनिंग एसेंस क्रिस्टल 10,000 मीटर के रेडियस तक फैल गया और तेजी से फैलता रहा। इसकी स्पीड चौंकाने वाली थी। 10,000 मीटर, 10,200 मीटर, 10,500 मीटर, 11,000 मीटर, 12,000 मीटर, पूरी तरह से 13,000 मीटर के रेडियस तक। वह पहले ही फेक कोर स्टेज की लिमिट तक पहुंच चुका था। इसके बाद उसे क्रिस्टल फॉर्मेशन स्टेज पर आगे बढ़ना था और पहले कभी न देखे गए गोल्डन कोर स्टेज में कदम रखना था। जू वुआन ने एक गहरी सांस ली और अपने एसेंस, क्यूई और स्पिरिट को परफेक्शन की स्थिति में वापस लाया। वह अपना कोर बनाने की कोशिश करने के लिए तैयार था। डाओ चू जेड बुक से कोर बनाने का तरीका उसके दिमाग में आया। जू वुआन ने अपने निवान पैलेस में बहुत बड़ी स्पिरिचुअल कॉन्शियसनेस पावर को इकट्ठा किया और उसे अपने बीच के डेंटियन में डाओ चू ओरिजिन क्रिस्टल के चारों ओर लपेट दिया। उसने इन डाओ चू ओरिजिन क्रिस्टल को दबाने की कोशिश की, लेकिन उसे ये देखकर झटका लगा। इसे दबाया नहीं जा सकता था। स्पिरिचुअल सेंस की शक्ति जो कुछ लेट स्टेज गोल्डन कोर कल्टीवेटर के बराबर थी, असल में जू वुआन के डेंटियन में प्रिमोडियल डाओ एसेंस क्रिस्टल का कुछ नहीं कर पाए। कोई सोच सकता है कि ये प्रिमोडियल डाओ एसेंस क्रिस्टल कितने शक्तिशाली और शुद्ध थे। जू वुआन ने भौहें चढ़ाईं। अगर वह इसे दबा नहीं सकता था तो वह कुछ समय के लिए अपने कल्टीवेशन दायरे को नहीं बढ़ा सकता था और सिर्फ अपने स्पिरिचुअल सेंस को बढ़ा सकता था, है ना? फिर भी जू वुआन हर दिन अलग अलग तरीकों से ब्रेकर थ्रू स्टोन पा सकता था। उनमें से 50% ब्रेकर थ्रू स्टोन ज़बरदस्ती उसके शरीर में डाले जाते थे। वह उन सभी को बर्बाद नहीं कर सकता था। इसके अलावा अगर वह अपने स्पिरिचुअल सेंस को बढ़ाने के लिए अपनी कल्टीवेशन पर निर्भर रहना चाहता तो इसमें कम से कम कुछ महीने या उससे भी ज़्यादा समय लगता। जू वुआन भी इतना लंबा इंतज़ार नहीं कर सकता था। चूंकि ऐसा था, इसलिए वह सिर्फ कुछ कीमती फ्रीडम ब्रेकर थ्रू स्टोन का इस्तेमाल कर सकता था। जू वुआन की नज़र उसके दिमाग में तैर रहे स्पेशल एनकाउंटर सिस्टम पर पड़ी। उस पर एक नंबर था जो बार बार आ रहा था, 1,17,856। कुल 110,000 फ्री ब्रेकर थ्रू स्टोन थे, जो करीब 120,000 थे। ये फ्री ब्रेकर थ्रू स्टोन की कुल संख्या थी जो जू वुआन ने पिछले कुछ दिनों में जमा की थी।
एक पल सोचने के बाद जू वुवान ने सीधे अपने स्पिरिचुअल सेंस में 50,000 फ्री ब्रेकर थ्रू स्टोन डाले। जैसे ही जू वुवान ने उन्हें डाला, ब्रेकर थ्रू स्टोन प्योर स्पिरिचुअल सेंस पावर में बदल गए और जू वुवान के स्पिरिचुअल सेंस में पानी और दूध की तरह मिल गए। जू वानवान ने तुरंत होली आइस टेक्निक को सर्कुलेट किया और ऊपर उठ रही स्पिरिचुअल एनर्जी को एब्जॉर्ब कर लिया। स्पिरिचुअल एनर्जी जो शुरू में सिर्फ 1600 मीटर के रेडियस में थी, बहुत तेज स्पीड से बढ़ने लगी। जब तक अजीब एनर्जी के 50,000 टुकड़े पूरी तरह एब्जॉर्ब हो गए, जू वुवान के निवान पैलेस में स्पिरिचुअल सेंस का कोहरा पहले से ही 5000 मीटर के रेडियस तक फैल चुका था, जो पहले से 3 गुना से भी ज्यादा था। सिर्फ क्वांटिटी ही नहीं, बल्कि स्पिरिचुअल सेंस की प्योरिटी भी बढ़ गई थी। एक्सेप्शनल गोल्ड कोर रेल में एक नॉर्मल परफेक्टेड कल्टीवेटर के पास सिर्फ 4000 मीटर के रेडियस वाला स्पिरिचुअल सेंस होता। हालांकि जू वानहाओ बेहतर थी। उसने अभी तक गोल्डन कोर स्टेज में कदम भी नहीं रखा था, लेकिन उसका स्पिरिचुअल सेंस पहले से ही ज़्यादातर गोल्डन कोर एक्सेप्शनल स्टेज कल्टीवेटर के बराबर था। एक ट्रू एसेंस क्रिस्टल को क्यूई में बदलना सोच से परे था, और यह भी कि जू वयांग का प्रिमोडियल डाओ एसेंस क्रिस्टल दूसरे कल्टीवेटर के शरीर में मौजूद ट्रू एसेंस क्रिस्टल से कहीं बेहतर था। दोनों की तुलना ही नहीं की जा सकती थी। फर्क सच में बहुत ज़्यादा था। अगर ऐसा ना होता तो जू वुवान को अपने स्पिरिचुअल सेंस को इस लेवल तक बढ़ाने की ज़रूरत नहीं पड़ती। हालांकि उसे नहीं पता था कि ऐसा स्पिरिट स्टोन प्रिमोडियल डाओ एसेंस क्रिस्टल को हिला सकता है या नहीं। जू वुवान ने इसे आजमाया और पाया कि इतनी बड़ी स्पिरिचुअल सेंस पहले से ही प्रिमोडियल डाओ क्रिस्टल को आसानी से दबा सकती है। उसके चेहरे पर मुस्कान आ गई। इस बार वह गोल्डन कोर स्टेज तक पहुंच सकता था। ये सोचकर जू वयांग को अब कोई हिचकिचाहट नहीं हुई। क्रिस्टल को ऊपर उठाकर क्यूई बनाने का तरीका उसके दिमाग में आया और उसने उसे सर्कुलेट करना शुरू कर दिया। वैसे जू वयांग ने डाओ चू जेड बुक में क्रिस्टल को क्यूई में ऊपर उठाने के तरीके को अपने शरीर के लिए सही बनाने के लिए पहले ही एडजस्ट कर लिया था। जहां तक किसी बड़े सुधार की बात है तो और कुछ नहीं हुआ। जू वुवान की काबिलियत फिलहाल लिमिटेड थी। जैसे ही डाओ बिगिनिंग जेड बुक में क्रिस्टल को क्यूई में ऊपर उठाने का तरीका सर्कुलेट हुआ, एक बहुत बड़ी स्पिरिचुअल सेंस ने सभी डाओ बिगिनिंग एसेंस क्रिस्टल को घेर लिया, जिससे डाओ बिगिनिंग एसेंस क्रिस्टल जो अपनी लिमिट तक पहुंच चुके थे, थोड़ा घूमने लगे। डाओ चू जेड बुक में गोल्डन कोर तक आगे बढ़ने के लिए क्रिस्टल को क्यूई में ऊपर उठाने का तरीका कुछ वैसा ही था जैसा जू वुवान के मार्शल आर्ट्स के साथ डाओ में आने पर क्रिस्टल को क्यूई में ऊपर उठाने का तरीका था। जू वयांग, जिसने मार्शल आर्ट्स के रास्ते में आने और क्रिस्टल से क्यूई स्टेज तक ऊपर उठने का अनुभव किया था, वह स्वाभाविक रूप से गोल्डन कोर स्टेज तक ऊपर उठने से ज्यादा परिचित था। ये जू वयांग के जरूरी कॉन्फिडेंस में से एक था। अगर उसमें इतना कॉन्फिडेंस नहीं होता तो जू वयांग, जो एकांत में रहने का रास्ता अपनाता था, अपने कोर को बनाने के लिए ऐसा तरीका नहीं चुनता। उसकी स्पिरिचुअल समझ के मजबूत होने का क्रिस्टल के क्यूई में ऊपर उठने पर चौंकाने वाला असर हुआ। वह प्राइमोडियल एसेंस क्रिस्टल को असरदार तरीके से कंट्रोल कर सकता था, उसे दबा सकता था और गाढ़ा कर सकता था। उसकी टेलिग्नोसिस क्षमता के असर में उसके बीच के डेंटियन में प्राइमोडियल डाओ एसेंस क्रिस्टल एक रहस्यमयी रास्ते पर घूमने लगा। ये तेजी से घूमता रहा और साथ ही ये सेंटर की ओर सिकुड़ता गया। जू वयांग रोटेशन के तरीके से बहुत तेज स्पीड से प्रिमोडियल डाओ एसेंस क्रिस्टल को कंप्रेस और कंडेंस कर रहा था। इस तरह क्रिस्टल क्यूई में ऊपर उठ रहा था। जैसे जैसे भंवर मजबूत और फैलता गया, जू वयांग का शरीर धीरे धीरे एसेंस क्रिस्टल भंवर का प्रेशर झेलने लगा और प्रेशर और भी ज्यादा होता गया। धन्य है वह जगह जहां मुसीबत छुपी हो, और धन्य है वह जगह जहां मुसीबत निर्भर करती है। जैसा कि पहले बताया गया है, हालांकि इस तरह के प्रेशर से जू वुवान को ऐसा लग रहा था कि वह पतली बर्फ पर चल रही है, और अगर वह सावधान नहीं रहती तो उसका शरीर डैमेज हो सकता था या फट भी सकता था। हालांकि इससे जू वुवान के शरीर को बहुत फायदा भी हो सकता था। मसल्स, स्किन, हड्डियां, अंदरूनी अंग, खून, लोअर डेंटियन, मिडिल डेंटियन, निवान पैलेस, इन सभी को टेम्पर किया जा रहा था। ये तड़का एक तेज आग की तरह था। अगर वे इसे झेल पाते तो यह उनके लिए बहुत बड़ी दौलत और मौका होता। अगर वे इसे नहीं झेल पाते तो वे अपने आप जलकर राख हो जाते। खुशकिस्मती से जू वयांग की साधना की नींव कमाल की थी, इसलिए वह इतना दबाव झेल सकी। उसके बीच के डेंटियन में एसेंस क्रिस्टल का भंवर तेजी से घूम रहा था और धीरे धीरे जू वुवान के लिए भी उसे कंट्रोल करना मुश्किल हो गया। क्रिस्टल फॉर्म से क्यूई तक पहुंचने का यह भी खतरा था। साधकों पर भयानक दबाव डालने के अलावा एसेंस क्रिस्टल पर से कंट्रोल खोना भी बहुत आसान था। उस समय वे और भी बुरी तरह मरते। जू वुवान ने थोड़ा मुंह बनाया। एक पल सोचने के बाद उसने तुरंत अपने शरीर के अलग अलग हिस्सों की रक्षा के लिए बड़ी संख्या में फ्रीडम ब्रेकर थ्रू स्टोन्स इकट्ठा किए और कुछ समय के लिए अपने स्पिरिचुअल सेंस की शक्ति बढ़ाई। साथ ही उसने एसेंस क्रिस्टल भंवर के घूमने को दबाने के लिए ब्रेकर थ्रू पेट्रिफिकेशन की अजीब शक्ति का भी इस्तेमाल किया, जिससे उसे बफर करने के लिए कुछ समय मिला।
उसने होली आइस टेक्निक को बहुत ज़्यादा घुमाया, पेट्रिफिकेशन प्रोसेस को तोड़ने की अजीब शक्ति को इतनी तेज़ी से सोख लिया कि वह सीमाओं को तोड़ रही थी। उसने तेज़ी से अपना स्पिरिचुअल सेंस बढ़ाया और जल्द ही उसका स्पिरिचुअल सेंस 6000 मीटर के दायरे को पार कर गया। जू वुआन फिर से एसेंस क्रिस्टल वोटेक्स को कंट्रोल कर पाया, इसलिए उसने एसेंस क्रिस्टल वोटेक्स पर दबाव कम कर दिया और उसे घूमते रहने दिया। साथ ही उसने अपना स्पिरिचुअल सेंस बढ़ाना जारी रखा। डोंग कुछ समय बाद जब जू वुआन का शरीर दबाव में 2 गुना फैल गया तो एसेंस क्रिस्टल वोटेक्स के सबसे गहरे हिस्से से एक अजीब तेज आवाज़ आई। तेज आवाज़ के साथ वोटेक्स का सेंटर ढह गया और फिर वोटेक्स के सेंटर में सिल्वर गैस का एक गोला दिखाई दिया। इस सिल्वर गैस का वजन हैरान करने वाला था। यह एक एसेंस क्रिस्टल के साइज से 10 गुना ज़्यादा था। यह भयानक एनर्जी के उतार चढ़ाव से घिरा हुआ था और एक कभी न खत्म होने वाली रहस्यमय आभा छोड़ रहा था। यह आसानी से एक फॉल्स कोर रेल्म कल्टीवेटर के एसेंस क्रिस्टल को खत्म कर सकता था। अगर जू वयांग ने सही अंदाज़ा लगाया तो यह गोल्डन कोर स्टेज परफेक्टेड कल्टीवेटर्स के लिए कुछ खास था। पिल क्यूई, इसे पिल फोर्स के नाम से भी जाना जाता था। जू वुआन के चेहरे पर मुस्कान आ गई, क्योंकि पिल क्यूई का पहला झोंका था, फिर दूसरा झोंका, तीसरा झोंका। क्या यह अभी भी दूर था? शुरुआत में सब कुछ मुश्किल था। कोर क्यूई के पहले झोंके के कंडेंसेशन के साथ बाद का कंडेंसेशन बहुत आसान था। एक पल बाद कोर क्यूई का दूसरा झोंका दिखाई दिया, उसके बाद तीसरा झोंका, चौथा झोंका, पांचवां झोंका, जब तक 1300 झोंके नहीं हो गए। 10 मीटर के रेडियस वाला एक प्रिमोडियल डाओ एसेंस क्रिस्टल सिर्फ प्रिमोडियल डाओ कोर क्यूई के एक झोंके को ही कंडेंस कर सकता था। कोई सोच सकता है कि कोर क्यूई को गाढ़ा करना कितना मुश्किल था, खासकर कोर क्यूई के इस छोटे से हिस्से में किस तरह की शक्ति थी। जब सभी प्रिमोडियल डाओ एसेंस क्रिस्टल प्रिमोडियल डाओ कोर क्यूई में घुल गए तो जू वुआन को धुंधला सा पता चला कि प्रिमोडियल डाओ कोर क्यूई में सुनहरी सील की एक परत बह रही थी। सुनहरी सील की यह परत अजीब और रहस्यमयी थी। ये पुराने अक्षरों जैसी लग रही थी, लेकिन जू वुआन इन पुराने अक्षरों को पहचान नहीं पाया। अगर वह ध्यान से देखता तो उसे सूरज और चांद का घूमना, पहाड़ों और नदियों की शान धुंधली सी दिख सकती थी। पहली क्रांति वाली सुनहरी सील। जू वुआन हौंफने लगी और उसके चेहरे पर यकीन नहीं हुआ। उसका गोल्डन कोर अभी गाढ़ा होना बाकी था, लेकिन उसकी कोर क्यूई पर सुनहरी सील की एक परत पहले ही जम चुकी थी। क्या इसका मतलब यह नहीं था कि उसकी कोर क्यूई की क्वालिटी पहले से ही एक आम गोल्डन कोर के पहले ट्रांसफॉर्मेशन गोल्डन कोर के बराबर थी? ओह यांगमिंग ने भी गोल्डन कोर बनने से पहले गोल्डन सील स्क्रिप्ट के बारे में कभी नहीं सुना था। जू वुआन की तो बात ही छोड़िए। आम हालात में जब कोई गोल्डन कोर पैदा होता था तभी गोल्डन सील स्क्रिप्ट उस पर कंडेंस होती थी, लेकिन जू वुआन की गोल्डन सील स्क्रिप्ट असल में गोल्डन कोर से पहले दिखाई दी। ऐसा नज़ारा बहुत कम देखने को मिलता था। जू वुआन के पास ज़्यादा सोचने का समय नहीं था। उसने प्रिमोडियल दाओ जेड बुक में कंडेंसेशन मेथड के हिसाब से प्रिमोडियल दाओ कोर क्यूई को कंडेंस करना शुरू कर दिया। प्रिमोडियल दाओ कोर क्यूई के 1300 टुकड़े एक रहस्यमयी रास्ते पर घूम रहे थे। स्पिरिचुअल सेंस की ज़बरदस्त ताकत ने इन प्रिमोडियल दाओ कोर क्यूई को कंट्रोल किया, जिससे घूमते हुए ये लगातार सिकुड़ता और कंडेंस होता रहा। कोहरे का बादलों में बदलना, बादलों का बारिश में इकट्ठा होना, बारिश का हुईसी में गिरना। प्रिमोडियल दाओ कोर क्यूई के 1300 टुकड़े तेजी से प्रिमोडियल दाओ कोर एसेंस में बदल गए, जिसका रेडियस कई मीटर था। इसकी पवित्रता पहले से कहीं ज़्यादा बढ़ गई। जैसे ही सारा प्रिमोडियल डाओ कोर क्यू प्रिमोडियल डाओ कोर एसेंस में जमा हुआ, एक ऐसा सीन जिसने जू वुआन को हैरान कर दिया फिर से सामने आया। गोल्डन सील की दूसरी लेयर प्रिमोडियल डाओ कोर एसेंस में दिखाई दी, जो कई मीटर चौड़ी थी। गोल्डन सील की पहली लेयर सबसे बाहरी लेयर पर थी। डाओ बिगिनिंग पिल ओरिजिन की गहराई में तैरने और डूबने के बीच की स्थिति देखी जा सकती थी। डाओ बिगिनिंग पिल ओरिजिन की गहराई में गोल्डन सील की एक और लेयर धीरे धीरे दिखाई दी। ये गोल्डन सील की पहली लेयर के ठीक पीछे थी। गोल्डन सील की पहली लेयर के ठीक पीछे गोल्डन सील की पहली लेयर के साथ एक अद्भुत इंटरेक्शन बना रही थी। गोल्डन कोर का दूसरा ट्रांसफॉर्मेशन। जू वुआन हौंफने से खुद को रोक नहीं सका। वह बहुत ही कमाल का था। उसने गोल्डन कोर को भी जमा नहीं किया था, लेकिन उसका कोर एसेंस पहले ही दूसरे ट्रांसफॉर्मेशन तक पहुंच चुका था। अगर उन साधकों को जो अपनी पूरी जिंदगी में गोल्डन कोर के पहले ट्रांसफॉर्मेशन तक भी नहीं पहुंच पाए, इस बारे में पता चल जाए तो उसे नहीं पता था कि वे क्या सोचेंगे। उदाहरण के लिए गू पॉइजन सेक्ट के ग्रैंड एल्डर मियाओ रेनफा, अगर उन्हें पता चलता कि जू वुआन, यह महान दुश्मन, गोल्डन कोर दायरे में कदम रखने से पहले ही गोल्डन कोर दायरे के दूसरे ट्रांसफॉर्मेशन तक पहुंच चुका है, तो वे निश्चित रूप से अपने ताबूत से बाहर निकलकर फिर से मर जाएंगे। सो पॉइजन सेक्ट के ग्रेट एल्डर ओ यांगमिंग मिंगी भी थे। वे 800 साल से ज़्यादा जी चुके थे, लेकिन उन्होंने सिर्फ गोल्डन कोर का पहला ट्रांसफॉर्मेशन ही हासिल किया था और दूसरा ट्रांसफॉर्मेशन हासिल नहीं कर पाए थे। फिर भी वे अक्सर शेखी बघारते थे कि उनका गोल्डन कोर बुरा नहीं है।
अगर उन्हें जू वुआन की स्थिति के बारे में पता होता तो कौन जानता था कि वे जू वुआन के सामने फिर से इस बारे में शेखी बघारेंगे। प्रिमोडियल डाउ कोर क्यूई का प्रिमोडियल डाउ कोर एसेंस में बदलना अभी खत्म नहीं हुआ था। आखिर गोल्डन कोर को अभी आकार लेना बाकी था। इसे गोल्डन कोर स्टेज कैसे कहा जा सकता है? जू वुआन प्रिमोडियल डाउ कोर एसेंस को कंप्रेस और कंडेंस करता रहा, जिससे वह और ज़्यादा शुद्ध और मजबूत होता गया। जाहिर है उसका साइज भी छोटा होता गया। प्रिमोडियल डाउ कोर एसेंस जो कुछ मीटर रेडियस का था वह जल्दी ही 1 मीटर रेडियस में कंप्रेस हो गया। 2 फीट का घेरा, 1 फीट का घेरा, पूरी तरह से 1 इंच रेडियस तक। इस समय प्रिमोडियल डाउपिल ओरिजिन पहले ही प्रिमोडियल डाउपिल क्रिस्टल्स में कंप्रेस हो चुका था। जब जू वुआन प्रिमोडियल डाउ कोर क्यूई और प्रिमोडियल डाउ कोर ओरिजिन को कंप्रेस और कंडेंस कर रहा था तो एक बहुत बड़ा प्रेशर भी था जिसने आसमान और धरती को ढक लिया था, जिससे जू वुआन के शरीर को बहुत बड़ा खतरा हो गया था। साथ ही उसे बहुत फायदे भी हुए। उसकी स्किन, मसल्स, हड्डियां, अंदरूनी अंग और बोन मैरो सभी 10% से ज़्यादा मजबूत हो गए थे। उसके लोअर डेंटियन, मिडिल डेंटियन और निवान पैलेस की मजबूती भी 30% से ज़्यादा बढ़ गई थी। उसके लोअर डेंटियन में सुधार खास तौर पर चौंकाने वाला था, जो 50% से ज़्यादा तक पहुंच गया था। कल्टीवेशन की दुनिया में हर कोई जानता था कि लोअर डेंटियन सबसे कमज़ोर होता है। आम हालात में इसमें असली क्यूई और डैन पावर नहीं हो सकती थी। सिर्फ वही लोग जो मार्शल आर्ट के जरिए रास्ते में आए थे लोअर डेंटियन को धीरे धीरे बेहतर बना सकते थे। तभी इसमें असली क्यूई और असली वाइटलिटी की पावर हो सकती थी, जिससे मार्शल आर्ट के जरिए रास्ते में आए अमर साधकों को ज़्यादा मजबूत अमर पावर मिल सकती थी। लेकिन फिर भी जब तक कोई अमर साधक कोर पावर को गाढ़ा करता तब तक लोअर डेंटियन बेकार हो जाता और कोर पावर को और नहीं रख पाता। जब तक कोई जू वयांग जैसा ना हो जो ची बनाने के लिए ऊपर चढ़ते क्रिस्टल के तरीके पर भरोसा करता था, जिससे निचले डेंटियन को कोर ची, कोर एसेंस और कोर क्रिस्टल का असर धीरे धीरे झेलने दिया जाता था और साथ ही दबाव में उसे शांत और बेहतर बनाया जाता था। इस तरह भले ही कोई अमर साधक और कोर स्टेज में चला गया हो, फिर भी वे कोर की शक्ति को एडजस्ट करने के लिए अपने निचले डेंटियन पर भरोसा कर सकते थे। उनके पास उसी लेवल के साधकों की तुलना में कोर की ज़्यादा मजबूत शक्ति होगी। जू वयांग ऐसी ही थी। जू वुआन ने इस तरह से गोल्डन कोर स्टेज में जाने का फैसला किया और बड़ा रिस्क लेने में भी हिचकिचाया नहीं। इसका कारण ये भी था कि वह अपने डेंटियन को बेहतर बनाना चाहती थी। आखिर कौन सा अमर साधक फ्यूल टैंक नहीं रखना चाहेगा? एक फ्यूल टैंक न सिर्फ इमोर्टल कल्टीवेटर्स को ज़्यादा ड्यूरेबल बना सकता था, बल्कि यह ज़रूरी मौक़ों पर उनकी अटैकिंग और डिफेंसिव कैपेबिलिटीज़ को भी बढ़ा सकता था। अगर उसका लोअर डेंटियन एलिक्सिर पावर से भरा होता तो ये कम से कम जू वयांग की कॉम्बैट पावर को 30% से ज़्यादा बढ़ा सकता था। कोई सोच सकता है कि इसके कितने बड़े फायदे थे। जू वुआन का कल्टीवेशन फाउंडेशन पहले से ही बहुत डरावना था। कॉम्बैट स्ट्रेंथ में 30% की बढ़ोतरी के साथ, हालांकि जू वुआन एक अर्ली स्टेज गोल्डन कोर कल्टीवेटर थी, वह लेट स्टेज गोल्डन कोर रेल्म से ऊपर के कल्टीवेटर्स को ज़रूर हरा सकती थी। बेशक अगर कोई लेट स्टेज गोल्डन कोर कल्टीवेटर गोल्डन कोर के 5वें या 6ठे ट्रांसफॉर्मेशन तक पहुंच सकता था तो जू वुआन के लिए उनसे निपटना ज़्यादा मुश्किल होता। इस बात की बहुत संभावना थी कि वे फेल हो जाएंगे। हालांकि अगर यह सिर्फ फर्स्ट ट्रांसफॉर्मेशन गोल्डन कोर, सेकंड ट्रांसफॉर्मेशन गोल्डन कोर या थर्ड ट्रांसफॉर्मेशन गोल्डन कोर होता तो जू वुआन इसे आसानी से हरा सकती थी। प्रिमोडियल डाउपिल क्रिस्टल के दिखने के बाद जू वयांग को आगे जो करना था वह था प्रिमोडियल डाउपिल क्रिस्टल को थोड़ा थोड़ा करके पॉलिश और गाढ़ा करना ताकि वह एक असली गोल्डन कोर बन सके। उस समय जू वयांग को गोल्डन कोर स्टेज में कदम रखने वाला और साधना की दुनिया में एक नया परफेक्ट बीइंग माना जाता था। और उस कोर स्टेज कल्टीवेटर को परफेक्ट कल्टीवेटर कहा जा सकता था और आम इंसानों द्वारा उन्हें ट्रू इमोर्टल माना जा सकता था। उनकी उम्र 1000 साल थी, जो आम इंसानों से 10 गुना ज़्यादा थी। इस समय इमोर्टल कल्टीवेटर को आम इंसानों से पूरी तरह दूर माना जा सकता था। न केवल दोनों तरफ की ताकत में अंतर चौंकाने वाला था, बल्कि जीवन के सार में भी एक बड़ा बदलाव आया था। कई इमोर्टल कल्टीवेटर की नज़र में और कोर स्टेज कल्टीवेटर अब पूरी तरह से इंसान नहीं थे, इसलिए उन्हें एक सच्चा इंसान कहा जा सकता था। अगर कोई स्यूडो कोर स्टेज कल्टीवेटर गोल्डन कोर स्टेज तक पहुंचना चाहता है तो उसे ट्रू एसेंस क्रिस्टल को पॉलिश करना होगा। लेकिन जू वुआन इस समय कोर क्रिस्टल को पॉलिश कर रहा था। दोनों के बीच ज़मीन आसमान का फ़र्क था। उन्हें एक ही सांस में नहीं बताया जा सकता था। हालांकि स्टेप्स एक जैसे लग रहे थे, लेकिन असल में वे 10 गुना या 100 गुना अलग थे। इसके अलावा आम फेक कोर रियल्म कल्टीवेटर जो क्विंटेसेंशियल एसेंस क्रिस्टल पॉलिश करते थे वे अक्सर कई हज़ार मीटर डायमीटर के होते थे। उन्हें थोड़ा थोड़ा करके पॉलिश और कंडेंस करने की ज़रूरत होती थी। इसमें पता नहीं कितना समय लगेगा और अगर वे अपनी पूरी ज़िंदगी भी लगा दें तो भी वे इसे पूरा नहीं कर पाएंगे। इसमें कम से कम दशकों लगेंगे। लेकिन जू वयांग जिसे पॉलिश और कंडेंस कर रहा था वह सिर्फ एक पिल क्रिस्टल था जिसका डायमीटर लगभग 1 इंच था।
ये बहुत आसान था और इसमें बहुत कम समय लगता था। जैसे जैसे समय बीता, ज़ुवयांग के डेंटियन में प्रिमोडियल डाउपिल क्रिस्टल इतनी तेजी से सिकुड़ा कि उसे नंगी आंखों से भी देखा जा सकता था। 1 इंच चौड़ा, आधा इंच सोयाबीन के साइज का, चावल के दाने के साइज तक। जब प्रिमोडियल डाउपिल क्रिस्टल को इस पॉइंट तक गाढ़ा और दबाया गया तो वह पहले से ही पूरी तरह से सिल्वर, गोल और बेदाग हो गया था। सबसे ज़रूरी बात, उस पर असल में गोल्डन सील कैरेक्टर्स की एक तीसरी लेयर दिखाई दी थी। प्रिमोडियल दाव गोल्डन कोर पहले ही गाढ़ा हो चुका था। सबसे डरावनी बात यह थी कि ज़ुवुयान ने अभी अभी इनिशियल स्टेज गोल्डन कोर को गाढ़ा किया था, लेकिन उस पर पहले से ही गोल्डन सील कैरेक्टर्स की 3 लेयर्स घूम रही थीं, जो इनिशियल स्टेज गोल्डन कोर की लिमिट तक पहुंच रही थीं। मोटाई की तो बात ही छोड़िए, सिर्फ प्योरिटी ही शुरुआती ऑरस कोर स्टेज के पीक पर थी। यह आमलेट ऑरस कोर कल्टीवेटर के ऑरस कोर की प्योरिटी के बराबर था। ज़ुवुयांग को आगे जो करना था वह था लगातार पिल पावर जमा करना और गोल्डन कोर को शुरुआती स्टेज की लिमिट तक बढ़ाना। इस दौरान कोई रुकावट नहीं आएगी और ज़ुवुयांग को गोल्डन सील बनाने के लिए गोल्डन कोर को फिर से कंडेंस करने की ज़रूरत नहीं थी। सफ़र आसान और बिना रुकावट वाला था। सबसे ज़रूरी बात, ज़ुवुयांग के गोल्डन कोर दायरे में आगे बढ़ने के चांस पहले ही 15% से ज़्यादा हो गए थे। नॉर्मल हालात में एक आम गोल्डन कोर स्टेज परफेक्टेड बीन के अगले बड़े दायरे में आगे बढ़ने के चांस 10,000 में 1 से भी कम थे। उसकी तुलना में ज़ुवुयांग के चांस 1000 गुना से भी ज़्यादा थे। ओहुयांगमिंग के अनुसार गोल्डन कोर स्टेज से ऊपर नेसेंट सोल स्टेज था। तथाकथित कोर ब्रेकिंग और नेसेंट बर्थ इसी स्टेज को कहते थे। जब तक कोई नेसेंट सोल स्टेज में कदम रख सकता था, उसकी उम्र 3000 साल से ज़्यादा हो जाती थी, जो गोल्डन कोर स्टेज से 3 गुना ज़्यादा थी। वे पैट्रियार्क कहलाने के भी काबिल थे। बेशक कई अमर साधक उन्हें ओल्ड मॉन्स्टर कहने के आदी थे। नेसेंट सोल रेल्म ओल्ड मॉन्स्टर। हर नेसेंट सोल रेल्म कल्टीवेटर एक सेक्ट बनाने और एक बड़ा एम्पायर बनाने के काबिल था। यहाँ तक कि सदर्न वेस्टलैंड के सुपर एम्पायर भी उनके सामने चींटियों से कम नहीं थे। वह अपने हाथ के एक इशारे से आसानी से पहाड़ों को गिरा सकता था और नदियों को पीछे की ओर बहा सकता था। भयानक शक्ति पाना ओहुयांगमिंग का अपनी जिंदगी का सबसे बड़ा सपना था। बदकिस्मती से वह गोल्डन एलिक्सिर रेल्म के शुरुआती स्टेज में ही था, इसलिए वह कभी भी लेजेंडरी नेसेंट सोल रेल्म तक नहीं पहुंच पाता। 100 पॉइजन सेक्ट के आसपास लाखों मील के दायरे में कभी भी कोई नेसेंट सोल स्टेज कल्टीवेटर नहीं था। इससे कोई भी बता सकता था कि नेसेंट सोल स्टेज कल्टीवेटर कितने ताकतवर और रेयर थे। अब पहले से ही 15% चांस था कि ज़ुवुयांग नेसेंट सोल रेल्म में एंटर कर सकता है। अगर किसी इमोर्टल कल्टीवेशन सेक्ट को इस बारे में पता चलता तो वे शायद ज़ुवुयांग के लिए लड़ते। सदर्न वेस्टलैंड के टॉप कल्टीवेशन सेक्ट भी ज़ुवुयांग को रिक्रूट करने आएंगे। कोई 30 गोल्डन कोर कल्टीवेटर की पावर का अंदाज़ा लगा सकता है। अब जब उसकी ताकत इस पॉइंट तक बढ़ गई थी तो मेन सेक्ट में जाने के बारे में सोचने का समय आ गया था। वहाँ उसे जो कुछ भी चाहिए था वह सब होना चाहिए था। बेशक ज़ुवुयांग के बारे में सबसे डरावनी बात यह नहीं थी कि वह थर्ड रिवॉल्यूशन गोल्डन कोर कल्टीवेटर था, बल्कि यह थी कि उसने अभी अभी अर्ली स्टेज गोल्डन कोर रेल में एंट्री की थी और वह पहले से ही थर्ड रिवॉल्यूशन गोल्डन कोर कल्टीवेटर था। इतने टैलेंट के साथ पूरे सदर्न वेस्टलैंड में भी वह शायद पीक पर था। गोल्डन कोर के ट्रांसफॉर्मेशन से नेचुरली ज़ुवुयांग के शरीर और स्पिरिचुअल सेंस को बहुत फ़ायदा हुआ। गोल्डन कोर की पावर के नरिशमेंट और टेम्परिंग से ज़ुवुयांग के शरीर की ताकत कम समय में 2 गुनी से भी ज़्यादा हो गई थी। उसकी स्पिरिचुअल सेंस को भी नरिशमेंट मिला था, जिससे वह ज़्यादा प्योर और स्ट्रॉन्ग हो गई थी। बस 1 घंटे में ज़ुवुयांग की पूरी ताकत बहुत बढ़ गई थी। जब वह फॉल्स कोर रेल्म में था, उसकी तुलना में ज़ुवुयांग में हर तरह से बहुत ज़्यादा सुधार हुआ था। उसकी स्पिरिचुअल सेंस की प्योरिटी और डेंसिटी ये 10% से ज़्यादा बढ़ गई थी। बॉडी की ताकत और फ्लेक्सिबिलिटी ये 2.5 गुना से ज़्यादा बढ़ गई थी, खासकर लोअर डेंटियन की ताकत और फ्लेक्सिबिलिटी ये लगभग 5 गुना बढ़ गई थी और गोल्डन कोर की पावर को एडजस्ट कर सकती थी। आखिरकार लोअर डेंटियन सबसे कमज़ोर था, इसलिए जब उसे गोल्डन कोर की पावर से नरिश और टेम्पर किया गया तो उसे ज़्यादा फायदे मिल सकते थे। गोल्डन कोर की पावर के बारे में कहने की ज़रूरत नहीं थी। पहले के प्रिमोडियल डाओ एसेंस क्रिस्टल की तुलना में प्रिमोडियल डाओ गोल्डन कोर 10 गुना से ज़्यादा रिच और प्योर था। इसलिए ज़ुवुयांग की ताकत एक फॉल्स कोर कल्टीवेटर से 10 गुना ज़्यादा थी। जब वह फॉल्स कोर रेल्म में था तो ज़ुवुयांग आसानी से शुरुआती स्टेज के गोल्डन कोर कल्टीवेटर को मार सकता था और उन दुश्मनों से लड़ सकता था जो उससे एक रेल्म ऊपर थे। ये बताने की ज़रूरत नहीं है कि वह इस समय गोल्डन कोर रेल्म में भी आ गया था और उसके बीच के डेंटियन में प्राइमोडियल डाओ गोल्डन कोर पहले ही तीसरे रिवॉल्यूशन तक पहुंच चुका था। इस समय ज़ुवुयांग पहले से ही शुरुआती स्टेज के गोल्डन कोर दायरे में अजेय था। वह मिड स्टेज गोल्डन कोर दायरे में भी अजेय था। वह लेट स्टेज गोल्डन कोर कल्टीवेटर को भी आसानी से कुचल सकता था।
सिर्फ एक्सेप्शनल गोल्ड कोर दायरे का कल्टीवेटर ही जू वानहाओ को हरा सकता था या उसे मार भी सकता था। अगर वह एक्सेप्शनल गोल्ड कोर दायरे से नीचे होता, भले ही वह गोल्ड कोर दायरे की 7वीं रैंक के आसपास होता, जू वुवान को भरोसा था कि वह बच सकता है। दूसरे शब्दों में, जू वुवान की ताकत इतनी ज्यादा थी कि वह आसपास के हजारों मील के दायरे में पहले से ही अजेय था। आखिरकार, हजारों मील के इलाके में सबसे मजबूत अमर कल्टीवेटर गोल्डन कोर दायरे के बीच के स्टेज में ही था। हालांकि कहा जाता था कि वह पहले ही गोल्डन कोर दायरे के दूसरे लेवल पर पहुंच चुका था, वह जू वुवान से सिर्फ एक ही बात कह सकता था, घुटने टेको। खासकर गोल्डन कोर स्टेज में कदम रखने के बाद, जू वुवान हाई लेवल स्पेल, अटैक पावर, डिफेंस पावर और सपोर्ट एबिलिटी की सारी पावर को बाहर निकालने में कामयाब हो गया। वे सभी ऊंची उड़ान भर रहे थे और वे स्पिरिट वेपन को भी कंट्रोल कर सकते थे, उनकी लड़ने की ताकत ऊंची उड़ान भर रही थी। इस कामयाबी से जू वुयान को जो फायदे हुए वे बहुत ज्यादा थे। अपने शरीर में गोल्डन कोर की बढ़ती ताकत को महसूस करते हुए जू वुवान मुस्कुराया और धीरे से खड़ा हो गया। वह रोशनी की एक धारा में बदल गया और छिपी हुई गुफा में गायब हो गया, अपनी ऊंची उड़ान भरने वाली ताकत के हिसाब से ढलने के लिए जगह ढूंढने के लिए तैयार। हालांकि वह अच्छे मूड में था, लेकिन कुछ ऐसा था जिससे जू वुवान दुखी था। शुरुआती स्टेज के गोल्डन कोर दायरे में आने के बाद उसके पास अब कोई साधना तकनीक नहीं बची थी। गोल्डन कोर स्टेज जेड बुक ऑफ दाओ बिगिनिंग के निचले हिस्से से मेल खाता था, लेकिन जू वुयांग के पास जेड बुक ऑफ दाओ बिगिनिंग का निचला हिस्सा नहीं था। सौजहर टेक्निक की बात करें तो अगर जू वुयांग के पास कोई ऑप्शन होता तो वह दाओ बिगिनिंग की जेड बुक के निचले हिस्से को कल्टीवेट करता। भले ही सौजहर टेक्निक खराब नहीं थी और ओ यांगमिंग ने दावा किया था कि यह सदर्न वेस्टलैंड में टॉप 10 गोल्डन कोर स्टेज कल्टीवेशन टेक्निक में से एक है, फिर भी ये दाओ बिगिनिंग जेड बुक से बहुत दूर थी। दोनों के बीच कम से कम कई गुना का अंतर था। इसलिए जू वुयान ने फिलहाल सौजहर टेक्निक पर स्विच करने का प्लान नहीं बनाया था। जब तक वह सच में दाओ बिगिनिंग की जेड बुक का निचला हिस्सा हासिल नहीं कर लेता, जू वुयान सौजहर टेक्निक को कल्टीवेट करना चुनता। जू वुयान इस वजह से अपनी प्रोग्रेस को रोक नहीं सकता था, है ना? हालांकि उसे दाओ बिगिनिंग की जेड बुक का निचला हिस्सा हासिल नहीं हुआ और वह दाओ बिगिनिंग की जेड बुक के निचले हिस्से से अपनी कल्टीवेशन स्पीड नहीं बढ़ा सका। जू वुयान की कल्टीवेशन में सुधार असल में कल्टीवेशन टेक्निक पर निर्भर नहीं था, वह ज्यादातर ब्रेकर थ्रू स्टोन पर निर्भर था। जब तक काफ़ी ब्रेकर थ्रू स्टोन थे, जू वुयांग की ताकत को स्पेशल एनकाउंटर सिस्टम से ज़बरदस्ती बढ़ाया जा सकता था। इसलिए जब वह शुरुआती स्टेज के गोल्डन एलिक्सिर दायरे में था, जू वुयांग ब्रेकर थ्रू स्टोन का इस्तेमाल तब तक आगे बढ़ने के लिए कर सकता था जब तक वह शुरुआती स्टेज के गोल्डन एलिक्सिर दायरे के पीक पर नहीं पहुंच जाता और मिड स्टेज गोल्डन एलिक्सिर दायरे में पहुंचने वाला नहीं होता। तभी उसे रुकने की ज़रूरत थी। आखिरकार, जेड बुक ऑफ दाओ बिगिनिंग के निचले हिस्से में ब्रेकर थ्रू मेथड के बिना जू वुयांग मिड स्टेज गोल्डन कोर दायरे में नहीं पहुंच पाता। यह उस समय जू वुयांग की सबसे बड़ी रुकावट भी थी। इसे हल करने के लिए उसे लेजेंडरी मेन सेक्ट की ओर जाना पड़ा। मेडोरस कोर स्टेज से पहले जू वुयान को फिलहाल ब्रेकर थ्रू स्टोन बर्बाद होने की चिंता करने की ज़रूरत नहीं थी। इसके अलावा ऑरस कोर स्टेज में जाने के बाद कल्टीवेटर्स के बेहतर होने की स्पीड बहुत कम हो गई। आखिर ऑरस कोर स्टेज की कल्टीवेशन और भी मुश्किल होती गई। ऊंचे स्टेज पर जाने के लिए काफ़ी ऑरस कोर पावर जमा करने में बहुत समय लगा। मियाओ रेनफा सैकड़ों सालों से साधना कर रहा था, लेकिन वह शुरुआती स्टेज के गोल्डन कोर दायरे के पीक पर नहीं पहुंचा था। इससे पता चलता है कि गोल्डन कोर की ताकत जमा करना कितना मुश्किल था। ब्रेकर थ्रू स्टोन्स की मदद से भी जू वुयान के लिए कम समय में गोल्डन एलिक्सिर दायरे के बीच के स्टेज तक आगे बढ़ने के लिए ज़रूरी ब्रेकर थ्रू स्टोन्स जमा करना आसान नहीं था। सबसे ज़रूरी बात, ओ यांगमिंग मिंगी से लीक हुई जानकारी के अनुसार उसके पीछे के मुख्य सेक्ट के पास दाओ की शुरुआत की जेड बुक का निचला हिस्सा होना चाहिए। भले ही जू वानहाओ अपनी ताकत से दाओ की शुरुआत की जेड बुक का निचला हिस्सा न ढूंढ पाए, फिर भी वह ओ यांगमिंग के साथ अपने पत्ते टेबल पर रखने का ऑप्शन चुन सकता था। जब तक ओ यांगमिंग को पता था कि वह गोल्डन कोर स्टेज पर पहुंच गया है, वह उसे तथाकथित मुख्य सेक्ट में भेजने का कोई तरीका सोचेगा। तब तक उसके लिए जेड बुक ऑफ दाओ बिगिनिंग का निचला हिस्सा पाना आसान हो जाएगा और जू वुयान कल्टीवेशन जारी रख सकता है। ओ यांगमिंग के अनुसार कोई भी कल्टीवेशन सेक्ट जो जेड बुक ऑफ दाओ चू का निचला हिस्सा रखता है उसे टॉप नॉच माना जा सकता है। अगर ऐसा है तो ओ यांगमिंग के पीछे का मेन सेक्ट काफ़ी पावरफुल होना चाहिए और जू वुयान अगर उनके साथ जुड़ता है तो उसे ज़्यादा फायदे मिल सकते हैं। हालांकि ओ यांगमिंग की जहर कल्टीवेशन टेक्निक और उसके आम व्यवहार को देखते हुए मेन सेक्ट एक नेक सेक्ट नहीं होना चाहिए। कई दिन बिताने के बाद जू वुयान ने आखिरकार ताकत में अचानक बढ़ोतरी के साथ एडजस्ट कर लिया। वह मुश्किल से अपने शरीर की ताकत को कंट्रोल कर पा रही थी, जैसे वह अपने हाथ को कंट्रोल कर रही हो, और उसकी कुल लड़ाई की ताकत कई गुना बढ़ गई थी। उस मामले में राक्षसों को मारना और न्याय बनाए रखना जारी रखने का समय था। साथ ही जू वुयांग कुछ ब्रेकर थ्रू स्टोन भी कमा सकता था।
हालांकि यह पहचान बुरे पंथ के सेक्ट मास्टर के तौर पर उनके स्टेटस से थोड़ी अलग थी, लेकिन जैसा कि कहावत है, कसाई का चाकू नीचे रखो और वहीं बुद्ध बन जाओ। इस समय झू वियांग, जो सिर्फ राक्षसों को मारने के बारे में सोच रहा था, उसे कुछ समय के लिए बुद्ध माना जा सकता था। इसके अलावा 7 मंजिला पगोडा बनाने से बेहतर था किसी की जान बचाना। झू वियांग के कामों से जरूर कई बेगुनाहों की जान बचती। ये कई तथाकथित बौद्ध गुरुओं से कहीं बेहतर था। कई बौद्ध गुरु सिर्फ बातें करना जानते थे। अगर उनसे सच में राक्षसों और शैतानों को काबू करने के लिए कहा जाता तो वे सब किसी और से ज्यादा तेजी से भाग जाते। वे झू वियांग जितने निडर कैसे हो सकते थे? 100 पॉइजन सेक्ट के सेक्ट मास्टर के तौर पर वह इतने ऊंचे पद पर थे कि वह इस इलाके की शांति के लिए अकेले ही बेगुनाहों को मारने वाले अमर साधकों को खत्म करने में हिचकिचाते नहीं थे। ये बहुत बड़ी समझदारी और हिम्मत थी। ये बहादुरी और निडरता थी। ये दूसरों के लिए खुद को कुर्बान करना था। अमिताभ। व्हाइट क्रेन पवेलियन के फाउंडेशन एस्टेब्लिशमेंट कल्टीवेटर और ग्रैंड एल्डर के मारे जाने की खबर पहले ही आसपास के हजारों मील तक फैल चुकी थी, जिससे सभी कल्टीवेशन सेक्ट हैरान रह गए। व्हाइट क्रेन पवेलियन कमजोर नहीं था। हजारों मील के दायरे में मौजूद दर्जन भर कल्टीवेशन सेक्ट में, हालांकि यह सबसे मजबूत नहीं था, फिर भी इसे बीच में गिना जा सकता था। हालांकि ऐसा कल्टीवेशन सेक्ट रातों रात खत्म हो गया। यहां तक कि पहाड़ का गेट भी खत्म हो गया। कातिल ने घमंड में एक कैलीग्राफी पेंटिंग भी छोड़ दी। उस पर एक बुरे आदमी की तलवार पकड़े हुए एक सिंपल पेंटिंग थी और हॉट ब्लड लिखा था। ये साफ तौर पर उसका निकनेम दिखाने के लिए था, एक हॉट ब्लडड बुरा आदमी। सिर्फ इस निकनेम से ही पता चल रहा था कि कातिल जवान नहीं था और एरे फॉर्मेशन के तरीके में माहिर था। उसकी ताकत भी गोल्डन कोर स्टेज से ऊपर थी, नहीं तो वह सिर्फ एक रात में पूरी व्हाइट क्रेन बिल्डिंग को तबाह नहीं कर पाता। 1 दर्जन से ज्यादा अमर साधना करने वाले ग्रुप खतरे में थे। उन्होंने इस मामले की जांच करने के लिए अपने काबिल कल्टीवेटर भेजे। वे जानना चाहते थे कि उस गुस्सैल बूढ़े आदमी ने पूरे व्हाइट क्रेन पवेलियन को क्यों खत्म कर दिया और क्या वह आगे दूसरे अमर साधना करने वाले ग्रुप से निपटेगा। इसी समय झू वियांग अकेलेपन से बाहर आया और पास के टाइगर अमर ग्रुप की ओर दौड़ा। होस्ट को जिंदगी में पहली बार गुस्सैल बूढ़े आदमी का निकनेम पाने के लिए बधाई। आपको 2222 ब्रेकर थ्रू स्टोन मिले हैं। स्पेशल एनकाउंटर सिस्टम से मिले नोटिफिकेशन को देखकर झू वुवान हैरान रह गया। व्हाइट क्रेन पवेलियन के पहाड़ी गेट पर उसने जो तस्वीर छोड़ी थी, वह साफ तौर पर एक तलवार चलाने वाले तलवारबाज की थी। गुस्सैल शब्द के साथ, यह स्वाभाविक रूप से एक गुस्सैल तलवारबाज था। यह आसान और साफ था और इसने गहरी छाप छोड़ी। इससे उसे कई ब्रेकर थ्रू स्टोन मिल सकते थे, लेकिन वह गुस्सैल तलवारबाज अचानक गुस्सैल बूढ़ा आदमी कैसे बन गया? क्या उन लोगों की आंखों में कुछ गड़बड़ थी या उसकी ड्राइंग बहुत एब्स्ट्रैक्ट थी? ये वह निकनेम नहीं था जो वह चाहता था। ये बिल्कुल भी रौबदार नहीं था, ठीक है। झू वियांग का चेहरा काला पड़ गया। वह सच में सभी सेक्ट्स को समझाना चाहता था, लेकिन ये देखकर कि इस निकनेम ने उसे इतने सारे ब्रेकर थ्रू स्टोन दिलाए थे, इसने दूसरों पर साफ तौर पर गहरी छाप छोड़ी। साथ ही इसने झू वियांग पर भी गहरी छाप छोड़ी। चूंकि ऐसा था, इसलिए वह कुछ समय के लिए इसी निकनेम का इस्तेमाल करेगा। जब यह निकनेम उसे कोई फायदा नहीं पहुंचा पाएगा, तो इसे बदलने में देर नहीं होगी। झू वानहाओ काफी निराश मूड में टाइगर इम्मोर्टल सेक्ट की ओर दौड़ा। अपनी अभी की ताकत से उसे हजारों मील दूर टाइगर इम्मोर्टल सेक्ट तक पहुंचने में सिर्फ दर्जनों घंटे लगे। हमेशा की तरह उसने सबसे पहले टाइगर इम्मोर्टल सेक्ट के ग्रुप और कल्टीवेटर की जानकारी की जांच की। क्योंकि उसकी ताकत बहुत ज्यादा बढ़ गई थी, इसलिए झू वुवान को इस बार सारी जरूरी जानकारी पता लगाने में सिर्फ 2 दिन लगे। झू वुवान को टाइगर इम्मोर्टल सेक्ट के कई ग्रुप भी मिल गए। हालांकि उस रात आसमान साफ था और चांद आसमान में ऊंचा था, झू वुवान इतनी हिम्मत वाली थी कि टाइगर इम्मोर्टल सेक्ट के हेडक्वार्टर में घुस गई। वह ऊपर से नीचे तक बहादुरी से पेश आने लगी। उसने सबसे पहले टाइगर इम्मोर्टल सेक्ट के शुरुआती स्टेज के गोल्डन कोर ग्रैंड एल्डर हू वानजुन को टारगेट किया। हू वानजुन की ताकत शुरुआती स्टेज के गोल्डन कोर दायरे के पीक पर भी नहीं थी, पहले बदलाव की तो बात ही छोड़ दें। झू वुवान ने उसके पास पहुंचकर उसे आसानी से नॉकआउट कर दिया। ये धूल उड़ाने जितना आसान था। उसने हेवनली आई टेक्निक को एक्टिवेट किया और पाया कि हू वानजुन एक घने जानलेवा ऑरा में घिरा हुआ था। उसने इतने सालों में हजारों बेगुनाह लोगों की जान ली थी। वह सच में लोगों को मक्खियों की तरह मार रहा था। झू वियांग ऐसे विलेन को जाने नहीं देगा। टूटे पैर, टूटे हाथ, अपाहिज डांटियन। आखिर में उसने उसका सिर काट दिया और झू वुवान के लिए 10,000 से ज्यादा ब्रेकर थ्रू स्टोन्स ले आया। वह सच में एक गोल्डन कोर स्टेज परफेक्टेड बीइंग था। हू वानजुन की मौत के बाद टाइगर इम्मोर्टल सेक्ट के बाकी कल्टीवेटर झू वुवान के लिए मिट्टी के मुर्गे और पॉटरी डॉग से ज्यादा कुछ नहीं थे। झू वुवान का कोई मुकाबला नहीं था और कुछ ही घंटों में उसने टाइगर इम्मोर्टल सेक्ट के सभी फाउंडेशन एस्टेब्लिशमेंट कल्टीवेटर्स को सजा दे दी थी।
ये देखकर कि अभी सुबह थी, जू वुवान ने क्यूई कंडेंसेशन कल्टीवेटर्स को भी न छोड़ने का फैसला किया। उसने हेवनली आई टेक्निक को बहुत ज़्यादा एक्टिवेट किया और कोई भी क्यूई कंडेंसेशन कल्टीवेटर जिसे घना खतरनाक ऑरा मिलता, उसे सीधे विंड ब्लेड से उड़ा दिया जाता, जिससे वे 2 टुकड़ों में कट जाते। हजारों हवा के ब्लेड जू वुवान के शरीर को घेर रहे थे, जिससे पूरे टाइगर इम्मोर्टल सेक्ट हेडक्वार्टर में तबाही मच गई। यह अब कोई हत्या नहीं थी, बल्कि एक खुली हत्या थी। टाइगर इम्मोर्टल सेक्ट के क्यूई रिफाइनमेंट स्टेज के बहुत सारे कल्टीवेटर ज़मीन पर घुटनों के बल बैठ गए और जू वुवान के सामने रहम की भीख मांगने लगे। परफेक्टेड वन, प्लीज़ हमें छोड़ दो। हम टाइगर इम्मोर्टल सेक्ट के बस लो लेवल कल्टीवेटर हैं। हमने कभी आप जैसे इम्मोर्टल लोगों से दुश्मनी नहीं की। प्लीज़ हमारी जान बख्श दो। ग्रैंड एल्डर और सभी फाउंडेशन एस्टेब्लिशमेंट सीनियर मारे गए हैं। इस डाओइस्ट मास्टर की ताकत बस डरावनी है। वह कम से कम गोल्डन कोर दायरे के इंटरमीडिएट स्टेज में एक ताकतवर इंसान तो है ही। सब लोग, भागने के बारे में सोचना भी मत। घुटनों के बल बैठो और रहम की भीख मांगो। अगर मैं गलत नहीं हूँ हर्मिट, तो तुम्हें वही गुस्सैल हर्मिट होना चाहिए जिसने कुछ दिन पहले व्हाइट क्रेन पवेलियन का कत्लेआम किया था। हमारे टाइगर इम्मोर्टल सेक्ट का व्हाइट क्रेन पवेलियन से बहुत कम रिश्ता है। चूंकि व्हाइट क्रेन पवेलियन ने हर्मिट को नाराज किया है, इसलिए प्लीज़ हमें छोड़ दो। मुझे हैरानी है कि तुम हमें क्यों मारना चाहते हो इम्मोर्टल। हमने क्या गलत किया है? प्लीज़ हमें ये जानते हुए मरने दो कि क्यों। टाइगर इम्मोर्टल सेक्ट के साधकों को ज़मीन पर घुटनों के बल बैठे देखकर जू वुवान हंसा। चूंकि तुम जानते हो कि मैं एक गुस्सैल आदमी हूँ। बुरे आदमी, गुस्सैल शब्द से तुम्हें अंदाज़ा हो गया होगा कि यह लॉर्ड गर्मजोशी वाला है और खून से राक्षसों का कत्ल करना पसंद करता है। इसलिए ये लॉर्ड सिर्फ उन्हीं विलेन को मारता है जिनके हाथ बेगुनाहों के खून से रंगे हों। अगर तुमने बेगुनाहों को नहीं मारा है तो ये भगवान तुम्हें नहीं मारेगा। टाइगर इम्मोर्टल सेक्ट के ची कंडेंसेशन कल्टीवेटर सभी हैरान रह गए। तभी उन्हें समझ आया कि जू वुवान ने व्हाइट क्रेन पवेलियन और उनके टाइगर इम्मोर्टल सेक्ट के इतने सारे कल्टीवेटर को क्यों मारा था। हालांकि जू वुवान ने असल में टाइगर इम्मोर्टल सेक्ट के सभी फाउंडेशन एस्टेब्लिशमेंट कल्टीवेटर को नहीं मारा था। टाइगर इम्मोर्टल सेक्ट में अभी भी 2 या 3 फाउंडेशन एस्टेब्लिशमेंट कल्टीवेटर थे जिनका जानलेवा ऑरा बहुत हल्का था, इसलिए जू वुवान ने उन्हें बस थोड़ी सी सजा दी और बेहोश कर दिया। हालांकि टाइगर इम्मोर्टल सेक्ट के ची रिफाइनमेंट स्टेज कल्टीवेटर को इस बारे में पता नहीं था। उन्हें लगा कि टाइगर इम्मोर्टल सेक्ट के सभी गोल्डन कोर और फाउंडेशन एस्टेब्लिशमेंट स्टेज कल्टीवेटर को जू वुवान ने मार दिया है। ये जानने के बाद कि जू वुवान किसे मार रहा है, कई टाइगर इम्मोर्टल सेक्ट के एक्सप्रेशन बदल गए। कल्टीवेटर्स का रवैया एकदम बदल गया। वे तुरंत मुड़े और भाग गए। ये लोग साफ तौर पर वो थे जिनके हाथ बेगुनाहों के खून से रंगे थे। जू वयांग ने टाइगर इम्मोर्टल सेक्ट क्यू कंडेंसेशन कल्टीवेटर्स को ये क्यों बताया कि वह किसे मारने वाला है। असल में उन्हें टेस्ट करना चाहता था। वह खून से सने हाथों वाले इन लोगों को डराकर खुद ही बाहर कूदना चाहता था ताकि जू वयांग जितने चाहे उतने लोगों को मार सके। नहीं तो उसे उन्हें एक एक करके देखने के लिए हेवनली आई टेक्निक का इस्तेमाल करना होगा, जो थोड़ा मुश्किल होगा। इस समय ये देखकर कि इन बेवकूफ़ों ने सच में बाहर कूदने की पहल की है, जू वुवान थोड़ा मुस्कुराया। आसमान में भरी हवा की धारें दिखाई नहीं दे रही थीं और इन बेवकूफ़ों की तरफ बढ़ रही थीं। स्वूश स्वूश स्वूश। हवा की धारें जहां भी गुजरी, टाइगर इम्मोर्टल सेक्ट के रिफाइनमेंट स्टेज के कल्टीवेटर जू वुवान ने एक के बाद एक मारे और ब्रेक थ्रू स्टोन में बदल गए। उन पर मौजूद खजानों और रिसोर्स के लिए जू वुवान ने टाइगर इम्मोर्टल सेक्ट के ची रिफाइनमेंट स्टेज के कल्टीवेटर से, जिनके पास कोई जानलेवा ऑरा नहीं था, उन्हें इकट्ठा करने में मदद करने के लिए कहा। मच्छर कितना भी छोटा क्यों ना हो, वह फिर भी मांस ही था। हालांकि ये ची रिफाइनमेंट स्टेज के कल्टीवेटर काफ़ी गरीब थे, लेकिन उनकी संख्या काफ़ी ज़्यादा थी। कुल मिलाकर यह कोई छोटी संख्या नहीं थी। एक ची कंडेंसेशन कल्टीवेटर को मारना असल में जू वुवान को लगभग 10 ब्रेक थ्रू स्टोन देने के लिए काफ़ी था। टाइगर इम्मोर्टल सेक्ट में 28,000 ची कंडेंसेशन कल्टीवेटर थे और जू वयांग ने उनमें से 18,000 को मार डाला था और 7,000 को अपाहिज बना दिया था। वह जू वयांग के लिए 20,000 से ज़्यादा ब्रेक थ्रू स्टोन लाया था। ये जानना ज़रूरी है कि टाइगर इम्मोर्टल सेक्ट भी आसपास के हज़ारों मील के मशहूर ऑर्थोडॉक्स सेक्ट में से एक था। आखिर में अभी भी बहुत से ऐसे लोग थे जिनके हाथ बेगुनाहों के खून से रंगे थे। सच में कोई किसी किताब को उसके कवर से नहीं आंक सकता। जू वुवान के मारने के स्टैंडर्ड को जानने के बाद भी टाइगर इम्मोर्टल सेक्ट के कई कल्टीवेटर अपनी मौत से पहले पछतावे में नहीं थे और अभी भी जोर जोर से चिल्ला रहे थे। हमने बस कुछ इंसानों को मारा है और हम ज़्यादा दूर नहीं गए। क्या तुम इतने बेरहम नहीं हो कि इन चींटी जैसी चीज़ों के लिए हमें मार रहे हो? ये इंसान हमारे प्रोटेक्टेड हैं। हमारे उन्हें मारने में क्या गलत है? इसके अलावा हमने उन्हें किसी वजह से मारा है। कल्टीवेशन की दुनिया के अनकहे नियमों के अनुसार हमने जिन इंसानों को मारा वे इस लिमिट से ज़्यादा नहीं थे। हालांकि सीनियर एक गोल्डन कोर है, आप कल्टीवेशन की दुनिया के अनकहे नियमों को नहीं तोड़ सकते।
हाँ, क्या वे कुछ आम इंसान नहीं हैं? वे सुअरों और कुत्तों से भी बुरे हैं। वे उनकी वजह से हमें मारना चाहते हैं। परफेक्शन 1, आप सच में बहुत अच्छे हैं। मैं आपको सीधे नहीं देख सकता। ज़्यादातर टाइगर इम्मोर्टल सेक्ट क्यू कंडेंसेशन कल्टीवेटर जिन्हें जू वुआन ने मारा था, उन्हें नहीं लगा कि वे गलत थे। इसके बजाय उन्हें लगा कि जू वुआन ही गलत था। उन्हें मारे गए इंसानों की बिल्कुल भी परवाह नहीं थी। ये कई इम्मोर्टल कल्टीवेटर की भी आम राय थी। अमर साधकों की जिम्मेदारी थी कि वे इंसानों की रक्षा करें, लेकिन उनके पास कुछ खास अधिकार भी थे। जब तक ये इंसानों की सामूहिक हत्या नहीं थी, तब तक साधना की दुनिया में कोई भी इस बात पर ध्यान नहीं देगा कि कोई साधक कुछ इंसानों को मार रहा है। इस समय जू वानवान उनके विचार बदलना चाहता था। हालांकि आम इंसान थोड़े कमज़ोर थे, लेकिन वे अपनी पूरी जिंदगी साधना की दुनिया के लिए मेहनत से काम करते रहे थे, हर तरह के संसाधन देते रहे थे, बिल्कुल बूढ़े मवेशियों की तरह। भले ही आप उन्हें इसलिए नीची नज़र से देखते थे क्योंकि वे बहुत कमज़ोर थे, आप उन्हें इस वजह से नहीं मार सकते थे, या किसी छोटी सी वजह से नहीं मार सकते थे। टाइगर अमर संप्रदाय के जिन साधकों को जू वुआन ने मारा था, वे सभी ऐसे साधक थे जिनके हाथ कई बेगुनाह लोगों के खून से रंगे थे। अगर उन्होंने पापी लोगों को मारा होता तो स्वाभाविक रूप से उन पर इतनी जानलेवा आभा नहीं होती। इसलिए मैं चाहता हूं कि आप जितने भी लोगों को मारें, वे सभी ऐसे लोग हों जिन्हें मार दिया जाना चाहिए। टाइगर इम्मोर्टल सेक्ट में जिन लोगों को मारना चाहिए था, उन सभी को मारने और उन सभी चीज़ों को ले जाने के बाद जो ले जानी चाहिए थी, जू वयांग ने 100,000 से ज़्यादा ब्रेकर थ्रू स्टोन कमाए। ब्रेकर थ्रू स्टोन की इस लहर को सोखने के बाद जू वुआन के डेंटियन में गोल्डन कोर चावल के 2 दानों के साइज तक बढ़ जाना चाहिए। टाइगर इम्मोर्टल सेक्ट से पूरी फसल लेकर निकलने के बाद जू वुआन को एक छिपी हुई गुफा मिली और उसने मिले ब्रेकर थ्रू स्टोन को पचाना शुरू कर दिया। जू वुआन ने डाओ बिगिनिंग जेड बुक के बीच के हिस्से में सर्कुलेशन मेथड का इस्तेमाल किया, इसलिए इसकी एफिशिएंसी थोड़ी कम थी। ये 100 पॉइजन टेक्निक से भी बहुत कमज़ोर थी और आम गोल्डन कोर कल्टीवेशन टेक्निक के बराबर नहीं थी। हालांकि इसका फ़ायदा यह था कि यह बेकार नहीं गया, बस स्पीड थोड़ी धीमी थी। शिकियांग से निकली अजीब पावर के साथ जू वुआन की स्पीड पहले से ही बहुत तेज़ थी। जैसे ही अजीब पावर की धारें पिल पावर में बदलीं और गोल्डन कोर में मिल गईं, जू वुआन के शरीर में गोल्डन कोर इतनी तेज़ी से फैला कि उसे नंगी आंखों से देखा जा सकता था। जैसा कि जू वुआन ने उम्मीद की थी, सभी ब्रेकर थ्रू स्टोन को एब्जॉर्ब करने के बाद जू वुआन का गोल्डन कोर पहले ही चावल के 2 दानों के साइज का हो गया था और इसकी पावर लगभग दोगुनी हो गई थी। अपने शरीर में ज़बरदस्त पिल पावर को महसूस करते हुए जू वुआन मुस्कुराया और सेटिस्फैक्शन में सिर हिलाया। उसने टाइगर इम्मोर्टल सेक्ट से मिले अलग अलग खजानों को ऑर्गेनाइज करना शुरू कर दिया। जो गोलियां, जड़ी बूटियां और वेस्ट गोलियां उसने पहले कभी नहीं खाई थीं, उन्हें एक अलग स्टोरेज रिंग में रखा गया था। जब जू वयांग को डाओ बिगिनिंग जेड बुक के निचले हिस्से का कल्टीवेशन मेथड मिला, तो उसने उन सभी को खा लिया और बहुत सारे ब्रेकर थ्रू स्टोन कमाए। जो कल्टीवेशन टेक्निक और मैनुअल उसके काम आए, उन्हें जू वुआन ने नेचुरली एक अलग स्टोरेज रिंग में रखा था। भविष्य में ब्रेकर थ्रू स्टोन कमाते हुए जू वुआन इन इम्मोर्टल टेक्निक और स्पेल को भी समझेगा और इंटीग्रेट करेगा। जो रिसोर्स और खजाने पैसे के बदले बेचे जा सकते थे, उन्हें भी जू वुआन ने सॉर्ट किया था। ये चीज़ें भविष्य में उसे बहुत सारा पैसा दिला सकती थीं। हालांकि एक खास पल पर जू वुआन की नज़र एक अजीब पुरानी किताब पर पड़ी। एसेंस एडजस्टमेंट टेक्निक। यह एक इम्मोर्टल ट्रेजर बुक थी। हालांकि यह सिर्फ आधा था और किसी ने इसे पूरी तरह से समझा नहीं था, फिर भी इसकी कीमत किसी भी हाई लेवल मंत्र या हाई लेवल अमर तकनीक से कम नहीं थी। ये और भी कीमती हो सकती थी। ये पता नहीं था कि किस ताकतवर व्यक्ति ने ये कंटेंट लिखा था, लेकिन इसमें मुख्य रूप से पुरुष साधकों की यांग शक्ति को दबाने का एक तरीका बताया गया था। तथाकथित यांग शक्ति स्वाभाविक रूप से वह यांग शक्ति थी जो पुरुष साधकों को वंश चलाने की अनुमति दे सकती थी। यह एसेंस एडजस्टमेंट तकनीक का नाम था। ये जानना ज़रूरी था कि हाई लेवल साधकों या तुलनात्मक रूप से ज़्यादा टैलेंट वाले साधकों के लिए बच्चे पैदा करना अक्सर मुश्किल होता था। उदाहरण के लिए जू वयांग इस समय, भले ही वह एक गोल्डन कोर महिला साधक के साथ था, उसके लिए बच्चे पैदा करना बहुत मुश्किल था। संभावनाएं बहुत कम थीं। एक तरफ वे दोनों बहुत मजबूत थे और स्वर्गीय दाव नियमों से दबे हुए थे। दूसरी तरफ ये स्वाभाविक रूप से इसलिए था क्योंकि जू वुआन का टैलेंट और काबिलियत बहुत अच्छी थी। अगर महिला साधक का टैलेंट और काबिलियत खराब नहीं होती, तो जू वुआन के लिए वारिस को जन्म देना पक्का और भी मुश्किल होता। जब जुन बुजियान 9 झाओ नेशन के शाही महल में थे, तब जू वुआन ने अमर रास्ते पर कदम भी नहीं रखा था। बच्चे पैदा करना पहले से ही बहुत मुश्किल था, अब तो और भी। हालांकि एसेंस एडजस्टमेंट टेक्निक पुरुष साधक की यांग एनर्जी को दबा सकती थी। जू वुआन के हिसाब से ये टैडपोल को दबा रही थी, जिससे वे कम मजबूत और जोशीले हो रहे थे। दूसरे शब्दों में, उनके जीन उतने अच्छे नहीं थे और वे जो ताकत लगा सकती थी, वह उतनी ज़्यादा नहीं थी।
इस तरह कमज़ोर औरतें भी इसे झेल पाएंगी और उन्हें स्वर्ग से ज़्यादा जलन नहीं होगी। जाहिर है वे बच्चे पैदा कर पाएंगी। लेकिन एसेंस कंडीशनिंग टेक्निक में यांग एनर्जी को दबाने की सिर्फ आम टेक्निक और तरीके बताए गए थे। हालांकि थ्योरी काफ़ी काम की थी, लेकिन कोई प्रैक्टिकल तरीका या टेक्निक नहीं थी। ठीक इसी वजह से इस एसेंस रिफाइनिंग टेक्निक को ज़्यादा से ज़्यादा एक हाई लेवल स्पेल, या यूँ कहें कि एक हाई लेवल सीक्रेट टेक्निक माना जा सकता था, और यह एक सेमी फिनिश्ड प्रोडक्ट भी था। लेकिन अगर यह पूरा वर्जन होता तो इसकी वैल्यू निश्चित रूप से किसी भी टॉप नॉच मैजिकल टेक्निक, टॉप नॉच इमोर्टल टेक्निक या उससे भी ऊंचे लेवल से कम नहीं होती। यह अनगिनत इमोर्टल कल्टीवेटर को इसके लिए परेशान कर सकती थी। आखिरकार हजारों सालों से कल्टीवेशन की दुनिया में सबसे बड़ी दिक्कतों में से एक बच्चों की कमी और बच्चे पैदा करने में मुश्किल थी। इसके अलावा कोई भी इसे हल नहीं कर पाया था। अनगिनत ताकतवर कल्टीवेटर वारिस पाने के लिए अपनी सारी दौलत खर्च कर देते थे। बदकिस्मती से, क्योंकि वे बहुत ताकतवर थे और उनका टैलेंट बहुत ज़्यादा था, इसलिए उनके लिए वारिस पाना मुश्किल था, भले ही वे अपनी पूरी ताकत लगा दें। इसलिए अगर इस एसेंस एडजस्टमेंट टेक्निक को परफेक्ट किया जा सके तो यह निश्चित रूप से कल्टीवेशन की दुनिया में सबसे अच्छी स्वर्ग विरोधी दिव्य टेक्निक में से एक कहलाने के लायक होगी। ये कहना कोई बड़ा चढ़ाकर कहना नहीं होगा कि यह कल्टीवेशन की दुनिया में नंबर 1 सीक्रेट टेक्निक थी। जू वुआन ने कभी उम्मीद नहीं की थी कि ऐसी स्वर्ग विरोधी दिव्य टेक्निक छोटे टाइगर इमोर्टल सेक्ट में छिपी हुई थी। हालांकि यह सिर्फ आधी किताब थी, फिर भी यह इस्तेमाल करने लायक नहीं थी। ये सिर्फ एक थ्योरी थी, लेकिन फिर भी यह ऐसी चीज़ नहीं थी जो टाइगर इमोर्टल सेक्ट के पास हो। जब तक टाइगर इमोर्टल सेक्ट इसे परफेक्ट कर लेता, वे निश्चित रूप से आसमान तक उड़ सकते थे और सोच से परे रिसोर्स और दौलत पा सकते थे। टाइगर इमोर्टल सेक्ट के अनगिनत पहले के लोगों ने भी साफ तौर पर यही किया था। उनके पास एसेंस एडजस्टमेंट टेक्निक के पीछे कई ज़रूरी नतीजे और आइडिया थे, लेकिन बदकिस्मती से वे कामयाब नहीं हुए। हालांकि सिर्फ इसलिए कि वे कामयाब नहीं हो सके, इसका मतलब यह नहीं था कि जू वुआन भी नहीं हो सकता था। ऐसा नहीं था कि जू वानहाओ का टैलेंट और समझने की काबिलियत कमाल की थी। सच कहूं तो कल्टीवेशन की दुनिया में अनगिनत ताकतवर लोग थे जिन्होंने इस मामले की स्टडी की थी। बदकिस्मती से अब तक कोई भी इसे सॉल्व नहीं कर पाया था। हालांकि जू वयांग का दाव फाउंडेशन एकदम सही था और उसकी समझ दुनिया में बेमिसाल थी, लेकिन ऐसा करना स्वर्ग में चढ़ने से भी ज़्यादा मुश्किल था। लेकिन अब एसेंस एडजस्टमेंट टेक्निक की थ्योरी के साथ, जू वुआन के धरती से ट्रांसमाइग्रेशन के साथ, वह कल्टीवेशन की दुनिया के कई ताकतवर लोगों की तुलना में पुरुषों और महिलाओं के बीच बच्चों के जन्म के बारे में ज़्यादा जानती थी। इसके अलावा उसका डायरेक्शन यूनिक था और ये ताकतवर लोग उसकी तुलना नहीं कर सकते थे। धरती की कंसीव करने की टेक्नोलॉजी यहाँ की कल्टीवेशन की दुनिया से कहीं ज़्यादा एडवांस थी। चूंकि धरती पर मॉडर्न लोग भी ऐसी टेक्नोलॉजी की मदद से आसानी से बच्चे पैदा कर सकते थे, तो क्यों न इसे एसेंस एडजस्टमेंट टेक्निक में शामिल करके इस दुनिया के लिए सही बनाया जाए। इस तरह एक ऐसी अमर टेक्निक बनाई जाए जो पहले कभी नहीं हुई। ये सोचकर जू वुआन कुछ देर के लिए ब्रेक थ्रू स्टोन कमाने के बारे में भी भूल गई। उसने दो दुनियाओं से बच्चे पैदा करने के तरीकों को समझने और मिलाने पर ध्यान देना शुरू कर दिया, और सबसे पहले इस स्वर्ग को मात देने वाली टेक्निक को बनाने की तैयारी करने लगी। आखिरकार एक बार जब जू वानहाओ इस अद्भुत टेक्निक को बना पाया, तो वह भविष्य में इस अद्भुत टेक्निक के जरिए जरूर अकल्पनीय बड़ी दौलत और मौके पा सकेगा। कुछ ताकतवर साधक जिनके बच्चे नहीं थे, वे बच्चा पाने के लिए अपनी आधी दौलत छोड़ देते थे। ये सोचकर जू वयांग को एनर्जी से भरपूर महसूस हुआ। वह पूरी तरह से इस मामले की पढ़ाई पर ध्यान दे रही थी, उसे समय बीतने का बिल्कुल भी पता नहीं था। उसी समय टाइगर इमोर्टल सेक्ट के उस गुस्सैल बूढ़े आदमी द्वारा मारे जाने की खबर भी आसपास के हजारों मील तक फैल गई थी। तभी सभी अमर साधना संप्रदायों को पता चला कि उस गुस्सैल बूढ़े आदमी ने व्हाइट क्रेन बिल्डिंग और टाइगर अमर संप्रदाय का कत्लेआम क्यों किया था। पता चला कि वह इंसाफ कर रहा था। जिन साधकों के हाथ बेगुनाहों के खून से रंगे थे, वे सभी गुस्सैल बूढ़े आदमी के निशाने पर थे। एक पल के लिए साधना संप्रदायों के सभी साधक खतरे में पड़ गए। आखिर साधना संप्रदायों में इतने सारे साधक थे और उनमें से लगभग किसी के भी हाथ बेगुनाहों के खून से रंगे नहीं थे। गुस्सैल बूढ़ा आदमी इतना ताकतवर था, फिर भी उसने लोगों को इतनी बेवजह मारा। वे कैसे नहीं डर सकते थे? हाँ, इन अमर साधना संप्रदायों की नज़र में गुस्सैल बूढ़े आदमी के काम सच में बेवजह थे। उनमें से कई ने तो बस कुछ कमज़ोर इंसानों को मारा था। वे चींटियों जैसे थे, उनके लिए उन्हें अमर साधकों को मारने की कोई ज़रूरत नहीं थी। क्या अमर साधकों और नश्वर लोगों की ज़िंदगी एक जैसी हो सकती है? 1000 या 10,000 नश्वर लोग भी पहले क्यूइले साधक जितने ज़रूरी नहीं थे। जू वयांग के काम बस बेगुनाहों को मार रहे थे। अमर साधना की दुनिया में उथल पुथल मची हुई थी। 1 दर्जन से ज़्यादा अमर साधना संप्रदायों ने अपने साधकों को ब्लड स्लेइंग टीम बनाने के लिए भेजा।
वे उस गुस्सैल बूढ़े आदमी को मारने के लिए मिलकर काम करना चाहते थे ताकि वह अलग अलग अमर साधना संप्रदायों में बिना सोचे समझे हत्या न करे। वरना कौन जानता था कि कौन सा अमर साधना संप्रदाय उसका अगला निशाना होगा। अफसोस की बात है कि जू वयांग पहले से ही छिपा हुआ था और एसेंस एडजस्टिंग आर्ट को समझने पर ध्यान दे रहा था। ब्लड स्लेयर टीम ने आसपास हजारों मील तक कितनी भी खोजबीन की, उन्हें जू वयांग का पता नहीं चला। ये ज्ञान लगभग 1 महीने तक चला। जू वुवान ने एसेंस एडजस्टिंग टेक्निक की थ्योरी को धरती पर गर्भधारण के तरीके के साथ अच्छे से मिलाया, इस तरह बिना किसी लेवल के स्वर्ग को मात देने वाली टेक्निक बनाई। टैडपोल टेक्निक, सोकॉल टैडपोल टेक्निक टैडपोल को दबा और कमजोर कर सकती थी, जिससे उनसे कमजोर औरतें टैडपोल का सामना कर पाती थीं। इसके अलावा क्योंकि वे कमजोर हो गई थीं, इसलिए स्वर्ग को इन टैडपोल से ज़्यादा जलन नहीं होती थी। बेशक इस तरह से पैदा होने वाले बच्चे पुरुष साधकों जितने टैलेंटेड नहीं होंगे, वे बहुत ज़्यादा कमज़ोर भी हो सकते थे और उनका शरीर भी कमज़ोर हो सकता था। हालांकि उन अमर साधकों के लिए जिनके बच्चे भी नहीं थे, ये बिल्कुल भी समस्या नहीं थी। जू वयांग को आगे जो करना था वह था असली लड़ाई में टैडपोल टेक्निक का असर टेस्ट करना। इस इलाके में नाइन झाओ कंट्री से बेहतर कोई जगह नहीं थी। इस समय जू वुआन की चुपचाप मंजूरी से जियू झाओ देश ने आसपास के गो पॉइजन सेक्ट राजवंशों पर कब्जा कर लिया था और हजारों मील के दायरे में सबसे बड़े राजवंशों में से एक बन गया था। इसका इलाका धरती के एक छोटे से हिस्से जितना बड़ा था। जू वुआन की औरतें पहले ही जियू झाओ देश की बादशाह बन चुकी थीं। उनमें से हर एक को राजा का टाइटल दिया गया था और उन्होंने नए जियू झाओ देश के आधे से ज़्यादा इलाके पर कब्जा कर लिया था। वे पहले से ही शान और दौलत का मजा ले सकती थीं और यह माना जा सकता था कि उन्होंने पति पत्नी के तौर पर उस रात के अपने प्यार को जिया था। बदकिस्मती से इन औरतों के बच्चे नहीं थे। अब जब उसने टैडपोल टेक्निक बना ली थी और जू वुआन बहुत दूर जाने वाला था, तो जाहिर है कि उसे इन औरतों को चिंता करने और सोचने के लिए कुछ देना था। इसे पति पत्नी को निराश न करने के तौर पर माना जा सकता था। अगर भविष्य में जू वुआन की मौत भी हो जाती तो उनके बच्चे उनके साथ होते, इसलिए वे ज़्यादा अकेले नहीं रहते। ये सोचकर जू वुआन ने अब और हिचकिचाहट नहीं दिखाई। वह जियूझाओ किंगडम की ओर दौड़ी और उन औरतों को फिर से देखा जिन्हें उसने महीनों से नहीं देखा था। कहने की ज़रूरत नहीं है, जू वयांग के 100 पॉइजन सेक्ट को खबर देने के बाद वह कुछ समय के लिए नाइन झाओ कंट्री में रुक गई। जू वुआन ने खास तौर पर अपने लिए एपान पैलेस बनवाया था जो 100 मील के एरिया में फैला था। वह अपनी औरतों को अंदर ले आया ताकि वे दुनिया के मज़े ले सकें और टैडपोल मेथड के साथ एक्सपेरिमेंट कर सकें। 3 महीने बाद पहली औरत आखिरकार प्रेग्नेंट हो गई। वह लियू रू थी, लेकिन जिस बच्चे को वह ले जा रही थी वह काफ़ी कमज़ोर था। उसमें स्पिरिट रूट भी नहीं होना चाहिए था, लेकिन उसका मार्शल आर्ट टैलेंट अभी भी ठीक ठाक था। इसका मतलब यह भी था कि जू वुआन की टैडपोल टेक्निक असरदार थी। उसने पहले ही एक ऐसी स्वर्ग को मात देने वाली टेक्निक बना ली थी जो कल्टीवेशन की दुनिया में पहले कभी नहीं देखी गई थी। 3.5 महीने बाद सॉन्ग की ज्ञान प्रेग्नेंट हो गई। हालांकि बच्चे का नेचुरल टैलेंट जू वुआन से बहुत कम था, लेकिन उसमें एक स्पिरिट रूट था। इसके अलावा यह बहुत बुरा नहीं था, यह आम कल्टीवेटर से कहीं बेहतर था। जू वुआन की टैडपोल टेक्निक और भी बेहतर हो गई थी, जिससे वह और भी खुश हो गया। फिर दूसरा, तीसरा, चौथा, पूरा 1080 तक। यह जू वुआन की औरतों की संख्या से मेल नहीं खाता था। असल में जू वुआन की अब बहुत सारी रखेलें थीं। नश्वर दुनिया में बहुत सारी सुंदरियां थीं और वे सभी जू वुआन की रखेल बनने और अमरपंथ के सेक्ट मास्टर के बगल में रहने वाली बनने के लिए लड़ रही थीं। वे एक छोटी दासी बनने को भी तैयार थीं। जू वुआन एक आदमी थी, जेंटलमैन नहीं। जाहिर है वह ऐसे रेड फैन के अटैक झेल नहीं पाए। इतनी खूबसूरत औरतों का सामना करते हुए क्या उनके प्यार में पड़ना नॉर्मल नहीं था? बस इतनी सी बात थी कि जितनी बार वे प्यार में पड़े थे,